जब तक मैं अपनी पावरलेसनेस नहीं एडमिट करूंगी, मैं अपनी लाइफ की अनमैनेजेबिलिटी नहीं देखूंगी, तब तक मैं इस प्रोग्राम की वैल्यू तब तक मैं एक मेडिकल या प्रोफेशनल हेल्प को सीख नहीं कर पाऊंगी। अनमैनेजेबिलिटी मतलब हम अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पाए। क्या नहीं मैनेज कर पाए? अपनी रूटीन को मैनेज नहीं कर पाए, अपने रिलेशनशिप्स, अपने रिश्तों को मैनेज नहीं कर पाए। जो हम पे जिम्मेवारियां थी, हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो हमसे अब मैनेज नहीं हो पा रही। दैट मीन्स जो यहाँ पे शब्द बोला मैम ने, अस्त व्यस्त, उथल पुथल सब कुछ हो गया। लाइफ मेरी मुझसे मैनेज ही नहीं हो पा रही। क्यों नहीं मैनेज हो पा रही? क्योंकि मेरी अपनी सोचें, मेरी अपनी फीलिंग्स और मेरा अपना बिहेवियर ही अब बिल्कुल मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा। दैट इज बियॉन्ड माई कंट्रोल। और दूसरा शब्द जिसको हमने बोला पावरलेसनेस। पावरलेसनेस का मतलब उसको क्यों एडमिट करना है? उसको बीमारी के कॉन्टेक्स्ट में पावरलेसनेस को एडमिट करना है कि जितने मैंने तरीके लगाए उसमें वो पावर नहीं थी कि मैं अपने लव्ड वन का नशा छुड़ा सकूं, या उसका बिहेवियर, या उसकी चॉइसेस को बदल सकूं। दैट मीन्स कि मुझ में वो कैपेसिटी नहीं थी। एडमिटिंग पावरलेसनेस का मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं या एक साइन ऑफ फेलियर है। एडमिटिंग पावरलेसनेस का मतलब है कि आपके बियॉन्ड, आपकी क्षमता के बाहर, आपकी काबिलियत के बाहर वो चीज है, क्योंकि बीमारी बहुत बहुत तगड़ी है। इट्स अ पावरफुल, कनिंग, बेफलिंग डिजीज। मतलब बीमारी बहुत ताकतवर है, बीमारी बहुत चुस्त चालाक है, और बीमारी बहुत मायावी है। इसलिए मेरा वाह नहीं लगा, इसलिए जितने भी मेरे तरीके थे वो उसको ठीक नहीं कर पाए। बट उसमें हम एडमिट करेंगे पावरलेसनेस की कि जब हम इन कुर्सियों पे जब आज बैठे हैं इलाज के लिए, क्या मैं एडमिट करता हूं, उस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि जितनी मेरी समझ थी इस बीमारी को लेकर, हो सकता है मैं बाकी चीजों में बहुत समझदार हूं, बट इस बीमारी को डील करने के लिए जो मेरी समझ थी, मेरे तरीके थे, वो काम नहीं आए। आई थिंक मैम जो फैमिलीज मैंने पूछा था जो आज पहली दफा आई हैं, तो जो हमारे साथ लास्ट टाइम यहाँ पे नहीं थी, सो आई वुड लाइक टू पास ऑन द माइक राहुल सर टू देम सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड एंड उनके हम जानने की कोशिश करें कि किस तरीके से उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की, बट अल्टीमेटली उनको इवेंचुअली ये पता चला कि नहीं, ये हमारे बस में नहीं है, ये और बिगड़ रही है बात, क्योंकि जितनी हमारी एक्सपर्टीज थी वो शायद इस बीमारी को हैंडल हम नहीं कर पा रहे हैं, और कहाँ हमें अपनी एज अ फैमिली पावरलेसनेस दिखी। हाँ जी सर, इफ यू आर कंफर्टेबल। माय सन इज करणवीर सिंह गरेवा। तो धीरे धीरे हमको पता चला कि ये काफी एडिक्शन में आ गया है। पहले 6 महीने साल नहीं पता था कि इतनी एडिक्शन में है। तो उसने थोड़ा ज्यादा जब शुरू किया तब वो ऑब्वियस हो गया कि ये दिन में थोड़ा बहुत started taking drinks in the afternoon and something like that। तो उसके बाद हमने उसको समझाया भी बहुत ज्यादा प्यार से, सारा कुछ करके, कुछ खफा होके भी सारा कुछ, पर वो धीरे वो बोलता थोड़ा कम था, तो he wouldn't express his feelings and all। तो he said नहीं, मेरे को कुछ नहीं है। We told him कि फैमिली से प्रॉब्लम है, बच्चों से प्रॉब्लम है, वाइफ से है, मदर से है, सिस्टर से है, बट he said nothing doing, कुछ नहीं है मेरे को और मैं ठीक हूँ। तो अपना जॉब भी कर रहा था ठीक तरह से, पर शराब पीने से थोड़ा वो काम भी खराब हो रहा था, उसकी हेल्थ भी खराब हो रही थी, और हम तो सारे खराब हो ही रहे थे, मतलब तो चिंता से। तो उसको अब फिर यही हमको किसी ने गाइड किया था फिर। तो देयर इज वन जेंटलमैन कर्नल प्रदीप, तो उन्होंने फिर बोला मेरे को, भाटिया साहब का सारा रेफरेंस दिया, देन वी केम, और तो वी फाउंड कि यहाँ ठीक हो सकता है। योर वेज ऑफ, मतलब प्यार से समझाना, खफा होके समझाना, इनमें कोई पावर नहीं थी, इनमें कोई दम नहीं था कि हम अपने बेटे को उस चीज से रोक पाए। एग्जैक्टली, ठीक है। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो कि जब हम अनमैनेजेबिलिटी की बात कर रहे हैं, अनमैनेजेबिलिटी इन द फैमिलीज, सो आपने ये तरीके बताए कि आपने कैसे उसको मैनेज करने की कोशिश की, बट ये बीमारी ने आपकी लाइफ को अनमैनेजेबल कैसे कर दिया, आप थोड़ा सा वो भी बताएंगे, जैसे एज
आपका रूटीन अगर खराब हुआ, आपका मूड खराब रहना शुरू हुआ, सो हाउ दिस डिजीज हैज अफेक्टेड योर रूटीन, योर लाइफ, वो भी कैसे अनमैनेजेबल होगी थी। बिकॉज हम देखते हैं कि बीमारी चाहे एक इंसान को है, बट उसका इम्पैक्ट असर पूरी फैमिली में रहता है। वो अनमैनेजेबिलिटी हम खासकर कर रहे हैं फैमिलीज में आ गई। तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि आपकी जिंदगी में कैसे फैमिली, अनमैनेजेबिलिटी। मेरे हिसाब से आई फील के फैमिली ज्यादा सफर होती हैं, क्योंकि वो इस सिचुएशन में नहीं होता है कि उसको कुछ पता है दैट टाइम, जब वो नशे में है या जैसे भी है। और जब सुबह है तो वो ठीक है, ही वोंट टॉक, ही सेड ओके मैं अपना कर लूंगा। पर फैमिली का ये है कि 24 घंटे वो इसी चिंता में रहते हैं कि इसको क्या हो गया, इसके फ्यूचर का क्या होगा, बच्चों के फ्यूचर क्या होगा, हमारा क्या होगा, जॉब का उसकी का क्या होगा। तो वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो उसमें उसमें वरीज ज्यादा बढ़ जाती हैं। उल्टा फैमिली भी खुद डिप्रेशन में चली जाती है, या डिप्रेशन कई आदमी या कई वीमेन और मेन मतलब कुछ अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो रोक लेते हैं। तो कई नहीं रोक सकते हैं, तो वो वरीज के कारण और चिंता के कारण, और वो अपने आप भी, फैमिली भी थोड़ा हम हल्का हल्का वी फाउंड दैट कि हम भी ज्यादा बीमार हो रहे हैं हम भी बीमार। थोड़ा बहुत। सो अनमैनेजेबिलिटी हमारी जिंदगियों में अनमैनेजेबिलिटी भी हमारी आगे दो, वी नेवर वांटेड टू, पर फिर भी हम अपने आप को मैनेज करते रहे कि अगर हम ही हो गए तो इसको फिर कौन करेगा और सारा कुछ इसको करेगा। पर वी सफर्ड। सो दैट मीन्स A lot. कि हम अनमैनेजेबल हो गए अपनी थिंकिंग में, क्योंकि कांस्टेंट वरी, कांस्टेंट थॉट, सोच किसकी चल रही है? मेरे लव्ड वन के बारे में। ये कहाँ गया, क्या बनेगा, कैसा होगा, खाना नहीं खाया, जॉब पे नहीं जा रहा, घर कैसे चलाएगा, बच्चे को कैसे देखेगा, बा रिश्तेदारी में क्या जवाब देगा। वी आर ऑब्सेस्ड विद अ लव्ड वन। दैट मीन्स कि हमारी सोचें अनमैनेजेबल हो गई। नंबर 2 इज हमारे इमोशंस अनमैनेजेबल हो गए। बिकॉज जब एक फैमिली एक एडिक्ट के साथ डील करती है तो उनका रोलर कोस्टर राइड जाता है इमोशंस का, क्योंकि अब उनके अंदर इंटेंस इमोशंस किस चीज के हैं? शर्मिंदगी के। उनके अंदर इमोशंस किस चीज के हैं? डर के, क्या बनेगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा। उनके अंदर इमोशन कौन सा आ रहा है? गुस्से का, इसको समझ क्यों नहीं आ रहा। ठीक है। देन उसके बाद फ्रस्ट्रेशन का। अब जो हम तरीके लगा रहे होते हैं प्यार होके, खफा होके, वो रिजल्ट नहीं दे रहे होते, तो वो फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, अल्टीमेटली लीडिंग टू लॉट ऑफ पेन इन आवर हार्ट्स एंड डिजीज ऑल्सो, फ्रस्ट्रेशन कॉजेज यू डिजीज ऑल्सो। और जितना भी प्रॉब्लम्स हैं फ्रस्ट्रेशन, राइट फ्रॉम हिज वाइफ, मदर, हिज सिस्टर, माई सेल्फ, तो बहुत ज्यादा पेनफुल है। आर वी नॉट ऑडिबल और सर इज। हाँ, चलिए Can you please Hello. take the front chair? Yeah. There is an end. हेलो, आई सेड के फ्रस्ट्रेशन वगैरह जिससे है तो पेरेंट्स और सिस्टर्स और wanted उसकी to- वाइफ है तो उसको बहुत ज्यादा हो जाना शुरू हो जाता है। तो फ्रस्ट्रेशन के कारण आपको अपना ऐसा लगता है कि यार मेरी भी सेहत खराब हो रही है थोड़ी बहुत, और मैं कैसे अपने जॉब पे जाऊंगा या कैसे करूंगा, लोगों से भी मिलते हैं तो उसके फ्रेंड्स में कुछ भी है तो ऐसा लगता है कि वो उसको छोड़ देंगे या छोड़ रहे हैं ड्यू टू हिज हैबिट्स और व्हाटएवर इट इज। तो पेन, इट्स वेरी सिमरन मैम, सो दैट हैज टू बी स्टॉप्ड बाय एनी मीन्स। और जो भी है, चाहे स्पिरिचुअलिटी है, चाहे मेडिसिन हैं, चाहे जिससे भी है, साइको थेरेपीज हैं, जितनी भी हैं। तो so we wanted the next family. Can you Thank please you. pass on the mic also? Thank you so much sir. थैंक यू सो मच। आपने कौन से तरीके लगाए, आपने अपनी कौन सी पावर यूज की अपने लव्ड वन को रोकने के लिए, उसका नशा छुड़ाने के लिए? आपने कौन कौन से वो तरीके यूज किए? हाँ जी, ब्रदर है मेरा, छोटा भाई है। तो स्कूल टाइम से ही हमें दिख रहा था कि नहीं सही वो जा रहा है, क्योंकि हम स्कूल भेज रहे हैं उसको, तो हमें नहीं पता वो स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है। तो धीरे धीरे बातें बाद में सामने आई ये तो कि नहीं वो स्कूल नहीं गया, एक क्लास में वो फेल भी हो गया। फिर हमने धीरे धीरे नोटिस करना शुरू किया कि ऐसा क्या हो रहा है उसके साथ। तो उसके फ्रेंड सर्कल गलत बनता जा रहा था। उसको घर से पूरा समझाते थे कैसे लोगों के बीच बैठना है, कैसे लोगों की बातें सुननी है, लेकिन उसकी जो फ्रेंड चॉइस थी वो भी गलत थी। फिर वो धीरे धीरे चीज़ें फैमिली तक आने लग गई। अब उसको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लग गई,
पैसे हमने, चलो जब हमें पता चला कि ये किस तरह से पैसों का यूज़ कर रहा है, तो हमने उसका जो है पैसे थोड़े बंद किए, उससे क्वेश्चनिंग करनी ज़्यादा कर दी कि कहाँ खर्च कर रहा है। तो फिर वो चोरी तक भी बात पहुँच गई। जब पैसे अवेलेबल नहीं है तो फिर उसको समझाना, उसको डांटना, तू घर से बाहर जाएगा नहीं। चलो 1 महीना 2 महीने तक उसको घर पे भी रखा, कहीं जा रहा है उसके पीछे पीछे जाओ, किसी को उसके साथ भेजो, लेकिन ये भी कितना लंबा कर सकते हैं। तो फिर वही 4 महीने 5 महीने अगर निकल जाते थे, लेकिन फिर सेम सिचुएशन होती थी। तो इस तरह की कई बार ऐसे हो चुका था, डिटॉक्सिफिकेशन के बाद ऐसा हो गया। फिर हमने उसको रिहैब में भी डाल दिया 1 महीने के लिए, तो वो वहाँ भी रहा। तो वहाँ रहने के बाद हमें पूरी ये हो गया कि नहीं चलो अब तो ये ठीक होके आएगा और इन चीज़ों की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी हमें कि इसको घर पे बंद करना है या कुछ। तो वहाँ से आया, वहाँ से बिल्कुल ठीक, कहता मैं ठीक हूँ और मैं इतना तो मैं बाहर जाऊँगा ही, जिस तरह से मैं जाता रहा हूँ ऐसे बिल्कुल तो हम भी रोज़-रोज़ उसके साथ नहीं जा सकते। हम रोज़-रोज़ अगर उसको 100 रुपए भी दे रहे हैं तो एक-एक पैसे का भी रोज़ हिसाब-किताब नहीं ले सकते कि वो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अब कि वो हमें दे आके, और जितने चाहिए बस उतने ही पैसे माँगे। लेकिन वो धीरे-धीरे कुछ टाइम तक सही रहा, लेकिन वो धीरे-धीरे कैसे फिर से बढ़ गया, वो हमें नहीं समझ आया। तो फिर एक एक टाइम पे आके तो रिहैब से भी जो है हमारा जो ट्रस्ट था विश्वास वो हट गया। वो बुरी तरह से, मतलब यहाँ हम आए हैं फिर से बड़ा मुश्किल से विश्वास थोड़ा लेके आए हैं यहाँ, लेकिन अभी भी थोड़ा डिलेमा में ही है कि नहीं, शायद कुछ नहीं कह सकते। सो इन सब में ये कितने सालों का सफर है जो आपने एक्सप्लेन किया अभी? ये मैम 4 से 5 साल का। 4 से 5 साल का। तो एक फैमिली, जैसे कि इन्होंने बताया, दिस इज वेरी पेनफुल, आई कैन अंडरस्टैंड, है ना, कि आप हर टाइम किसी का पीछा करना, किसी के बारे में सोचना, ये ठीक आएगा, किस हालत में आएगा, ये रात निकलेगी कि नहीं निकलेगी, कल को कोई पुलिस से कोई खबर ना आ जाए, कुछ ना हो जाए। सो दिस इज वेरी वेरी पेनफुल एंड ड्रेनिंग फॉर द फैमिली एवरी डे, है ना। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि हमारी भी अनमैनेजेबिलिटी लाइफ में कैसे आ जाती है। आप जो अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपने चाहे पढ़ाई कर रहे हो आप या कोई जॉब कर रहे हो, या एज अ डॉटर आपकी जो, या एज सिस्टर जो है, ठीक है, सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम कितना ओवरडू करने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारी खुद की जिंदगियां, हमारी हेल्थ, हमारी पढ़ाई सारी कॉम्प्रोमाइज होनी शुरू हो जाती है। सो वो चीज अनमैनेजेबिलिटी आपकी लाइफ में आई इन 4-5 सालों में? हाँ जी मैम, वो बिल्कुल आई। चलो शुरू में मैंने थोड़ा नहीं ध्यान दिया कि इट्स ओके, घर वाले हैं वो देखेंगे, मेरी यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, मेरा अपना स्टडी का काम है, मुझे वो अपना करना है, तो मेरे एग्जाम्स है, मेरी स्टडी है, मुझे वो देखनी है ना। मैंने इग्नोर करने की बहुत कोशिश की। फिर उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद मैं अपने इन लॉज चली गई, तो फ़ोन पे ही मेरी जितनी इंटरेक्शन हो पाती थी फ़ोन पे ही हो पाती थी। तो रोज़ ये सुनना, रोज़ मुझे ये डर लगा रहना कि आज मुझे कुछ ऐसा सुनने को ना मिल जाए। तो किस तरह से समझाऊं मम्मी को, ये कहना कि इसको डांटो मत, लेकिन वो तो रोज फेस कर रहे हैं, उनका भी मुझे नहीं पता कि वो डांटेंगे नहीं डांटेंगे, लेकिन मेरे अंदर ये चलता रहना हर टाइम। आप पास करेंगे? मदर है आपके? हाँ जी, हाँ जी मैम। बोलो मम्मी, कुछ जो नहीं कोई कुछ आप बताएंगे आपने कैसे अपने बेटे को रोकने की कोशिश की कि वो नशा ना करे? आपने क्या किया? अच्छा था आपने? आपने प्यार से समझाने की कोशिश की उसको? मैंने प्यार से बहुत समझाया उसको, डांटा भी, डांटा भी, पिटाई भी की मैंने उसकी। पिटाई भी पिटाई भी की? की? हाँ जी, मैंने बांध के भी, मतलब घर पे भी रखा, लॉक एंड की में, हाँ। जैसे आप बोल रहे हो कि लॉक करके रखा कि नहीं जाना 2 महीने 3 महीने घर से, तो वो भी किया? घर पे नहीं टिका कभी भी, रोज जाता था, कभी कुछ बहुत ऐसा किया कि एक्सीडेंट किए 3-4, गाड़ियां तोड़ तोड़ के खड़ी कर दी। चलो शुक्र है कि उसकी जान बच गई। तो घर पे ऐसा होता था कि वो ठीक है तो हम ठीक है, ठीक है, वो उसने खाना खाना है तो खाना बन जाएगा, नहीं तो खाना भी नहीं बन रहा घर में? मम्मी के साथ ऐसे ही हो रहा है, उसने खाया तो मतलब दिस इज
थिंक कि हमारी जिंदगी खुद की कितनी अनमैनेजेबल मतलब तहस नहस, बिल्कुल उथल पुथल मेरी अपनी जिंदगी, कि हाँ वो तो इंसान बीमारी में है, वो नहीं खा पा रहा या कुछ, बट मेरे ऊपर एज अ फैमिली मेंबर ये इम्पैक्ट है कि मेरी खुद की जिंदगी, मेरी जॉब, मेरी हेल्थ, मेरा खाना पीना, मेरा सोना, मेरा पहनना, बाहर जाना, ये सारी चीजें बिल्कुल ही तहस नहस हो चुकी थी। हमने एक लास्ट टाइम देखा था कि रिपल इफेक्ट होता है। आप पानी पे एक बिल्कुल जो झील शांत है उसमें पत्थर फेंकते हैं तो वो सारा पानी हिल जाता है। उसी तरह जब एडिक्शन घर पे आती है तो उसके रिपल्स, टर्बुलेंस सारी फैमिली को बेयर करना पड़ता है। जैसे एक पेड़ को अगर बाग में आग लगे तो वो पेड़ बाकी सारे पेड़ों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है, अपने उसमें तपश में ले लेता है, ताप में ले लेता है। उसी तरह ये बीमारी भी करती है। एक जना बीमार होता है बट वो सारा का सारा जो जंगल है वो जंगल फायर में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह हमारा घर भी बिल्कुल जंगल फायर तहस नहस हो जाता है। सिर्फ एक चिंगारी से, एक जने के नशा करने से उसके अंदर जब बीमारी आई वो सारे घर को बिल्कुल तहस नहस कर देती है। ये है बीमारी। और जितने भी आप ये तरीके बता रहे हैं जिसमें हमने बोला प्यार से समझाया, वास्ता दिया, कस्में दी, ठीक है, डांटा, फिर उसके बाद उसकी गलतियों पे पर्दे डाले, लोगों से उसके लिए झूठ बोले, उसकी गलतियों को छुपाया, कुछ काम करके नहीं आया। जब ये चीजें काम नहीं हुई फिर हमने थ्रेट करना शुरू कर दिया, अल्टीमेटम देने शुरू कर दिए, तेनू करो काट देना, तेनू फारगदी देनी है, तेनू बेदखल कर देना, आप पे रुली तू हिम जिथे जाना है। एंड देन उसके बाद वो भी काम नहीं आता, फिर हम कंट्रोल करना, ये जो लॉक करने, चाबियां करने, ट्रैकिंग, पीछे ट्रैक लगा देने, उसके पीछे चिप लगा देनी, स्पाई करते रहना कहाँ गया। कोई भी तरीका क्या उसकी बीमारी को ठीक कर पाया? आपकी आपके अंदर कोई पावर आपकी ये चीज उसकी बीमारी को खत्म कर पाई, हाँ कि ना? नो मतलब एक टाइम पे मैंने सब कुछ न्यौछावर किया कि शायद मैं प्यार से इसको ठीक कर लूंगी, और एक वक्त ऐसा भी आया जब मैं बिल्कुल इनडिफरेंट हो गई कि मैंने अब सोचना ही नहीं इसके बारे में। मेरे और भी तो बच्चे हैं, मेरी और भी तो जिम्मेदारियां हैं, जो चीज बच रही है मैं उसको तो बचा लूं, इसने तो मेरा ख्याल ऐसे ही खत्म हो जाना है, मैं इसके पीछे कितनी खज्जल ख्वार हो सकती हूँ। सो वो टाइम भी आया, बट वो टाइम जब आया कि हम पीछे हट गए कि इसको करने दो जो इसने करना है, उसमें बीमारी एक और स्टेप आगे बढ़ गई। सो इसका मतलब है कि हम जो चाहते थे वो कहीं ना कहीं हो ही नहीं पाया। हम चाहते हैं उसको ठीक करना, पर हमने जो तौर तरीके अभी तक सारे अपनाए वो कहीं ना कहीं नाकामयाब रहे और बीमारी धीरे 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 करके प्रोग्रेस बढ़ती रही। हाँ जी मैम, थोड़ा सा माइक आप पास करके बोलेंगे तो पीछे से। जैसे पहले आपने पॉइंट बोला अनमैनेजेबिलिटी, जिंदगी तो बिल्कुल ही अनमैनेजेबल हो गई। हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, वो सोए हुए हैं, बार बार उठो जगाओ नहाओ खाओ, कुछ नहीं है। हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, वो सोए हैं, हम लंच कर रहे हैं तो वो उठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। इनके खाने पीने का कोई पता नहीं है, कहाँ जा रहे हैं, कब आ रहे हैं। हमारा बस यही ध्यान है कि आए, कुछ खाए, सोए, कुछ अपना काम करे, ना कोई काम पे जाना, ना काम पे जाना, तो कोई टाइमिंग नहीं, सारी टाइमिंग हमारी फेल हो चुकी। दूसरा, हमारे रिश्ते बिल्कुल खराब हो चुके हैं। बेटी भी टेंशन में, हम तो टेंशन में, पूरा परिवार। बेटी शादी कर दी, अपने घर चली गई है, वो भी टेंशन में। अब फोन, मम्मा ठीक है ना, मम्मा ठीक है ना, कितने ठीक है ना, कुछ तो नहीं है, कोई बात तो नहीं है। यहाँ तक कि मायके में भी मदर है, 90+ ईयर की, तो उनको भी मेरे से बड़ी उम्मीदें रहती थी कि अब ये आएगी, मेरी भी सेवा करेगी, हमारे साथ टाइम स्पेंड करेगी। वहाँ भी जा नहीं पाना, वहाँ अगर गए हैं तो ध्यान सारा उधर ही है, वहाँ कोई फोन ना जाए, पैनिक, हर टाइम पैनिक, तो सारा जिंदगी बिल्कुल अनमैनेजेबल, कुछ भी सही नहीं। मतलब उनकी तो लाइफ अनमैनेजेबल हुई, उसके साथ मेरा खाना पीना, मेरा सोना, मेरा बाहर रिश्तेदारी में विचरना, वो भी सब खत्म हो बिल्कुल खत्म। यहाँ तक कि रात को जैसे नींद नहीं आनी अच्छे से, रात को 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, तो एकदम से नींद आ जानी, नींद चली जानी, तो एकदम से स्ट्राइक वही, तो उठ के देखना कि कमरे में है या नहीं है, चेक कर रहे हैं,
सो रहे हैं कि कहीं इधर उधर तो नहीं है। कई बार तो जैसे रात को 1 बजे नींद जानी तो कमरे में जाना वो है नहीं, तो रात में पागलों की तरह उठ के सड़क में घूमने लग जाना, फोन ऑफ है, कहाँ हो सकता है, दोस्तों के वहां कमरे में झांकने लग जाना, कोई रिश्तेदार है आपस में कोई जानने वाले उनकी खिड़की से झांकना कि यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, वहां तो नहीं है। तो जब तक वो मिल ना जाए तब तक चैन ही नहीं, बिल्कुल तो सोचे अनमैनेजेबल, शरीर अनमैनेजेबल, सब कुछ भी मैनेजमेंट नहीं, मैनेजमेंट मतलब धीरे धीरे वो कतरे की तरह जिंदगी ऐसे बन सामने जाए। जाते हुए दिख रही है कि मतलब जितना मैं समेटने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद मैं समेट लूंगी, वो अब मेरे बस से बाहर, मतलब वही बेबसी, हम पावरलेसनेस बोलते हैं, तो मतलब बेबसी मुझे नजर आ रही है कि मैं क्या ही ऐसा कर दूं कि कुछ ठीक हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल हमारे कंट्रोल से बाहर। कि जब जब धीरे धीरे, जैसे दूसरा पॉइंट आपने बोला कि फिर हमने उसको कंट्रोल कर, फिर शुरू में तो प्यार से ही समझाया कि नहीं बेटा ऐसा नहीं, उसने भी मान जाना, नहीं मम्मा ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं, मैं नहीं ऐसा नहीं हूँ। तो जो शाम हुई तो फिर से वही, रात हुई फिर से वही वही, आज बीता तो कल की टेंशन, कल बीता तो परसों की टेंशन, रोज की वही टेंशन वही टेंशन। तो फिर प्यार से नहीं मानना, तो जैसे इन्होंने बोला फिर झगड़े लड़ाइयां शुरू हो गई, फिर बेइज्जतियां प्रोग्राम शुरू हो गए, खूब बेइज्जतियां करनी, सब कुछ करना, कोई फर्क नहीं। फिर लास्ट में हम परिवार में जैसे बहू है, पति है और परे जो भी रिश्तेदार हैं, तो फिर हमने एक स्पाई प्रोग्राम बना लिया। बाजार में भी सबको बोल रखा, आएगा तो फट से फोन कर देना, वहां पहुंचेगा तो फट से फोन कर देना, सारी जितना भी एरिया उसमें सारा स्पाई प्रोग्राम फिट कर दिया। तो पता लग रहा है कि वहां जा रहा, वहां जा रहा। फिर लास्ट में तो इतना हम स्पाई में तेज हो गए कि हमें हमें बिल्कुल पता होता था कि इस टाइम ये यहाँ है, इस टाइम यहाँ है, इस टाइम यहाँ है, इस टाइम ये अपने चीजें ले रहा है, और अब ये इतने बजे घर आ जाए। मतलब वही है ना, हम अपने सारे फाइनेंसेस, सारी अपनी पहुंच लगा दी, मतलब जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि अपनी पावर, अपना पैसा, गाड़ियों में ट्रैकर लगा दिए, जीपीएस लगा दिया, ठीक है, कि यहाँ मैं देख लूं कहाँ है, पर वो कहाँ काम आया। बिल्कुल, मतलब सारी मेरी पहुंच, मेरा पैसा, मेरी जो जितनी जान पहचान, सब कुछ होते हुए मेरी इंटेलिजेंस, वो सारी चीजों ने क्या मुझे दिखाया कि तुम इस बीमारी के आगे पावरलेस। पावरलेस। बस उसका सारा रिजल्ट 0। फिर हालांकि बीच में जब इसका मूड ठीक होना, तो बोलना कि नहीं मम्मा मैं तंग आ गया हूँ, मेरी कुछ मदद करो, ऐसा बोलना। तो फिर क्या करना है ये कुछ पता नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं है। समाज में किसी से बात करो तो उल्टा हमारी बेइज्जती, हमको नीची नजर से देखते हैं, भी देखो इनसे अपने बच्चे नहीं संभाले गए, ये बड़े अपने आप को इंटेलिजेंट समझते थे, बड़ी अच्छी पोस्टों पे इन्होंने जॉब की है, तो इनका एक अच्छा समाज में एक अच्छा रुतबा था, सब कुछ ठीक था। लेकिन ये कैसे लोग हैं जिनसे अपने बच्चे नहीं संभाले गए, इनसे अपना बेटा ही नहीं संभाला गया। तो खुद पे भी डाउट आ जाना कि वाकई हमने इसको बिगाड़ दिया है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बहुत लड़ना कि आपने तो इसको बिगाड़ दिया, ये 100 रुपए मांगता है आप 500 देते हो, 500 मांगता है आप 5,000 देते हो, आपने तो बिगाड़ दिया, आपने बिगाड़ा, आपने बिगाड़ा। आपस में रोज लड़ाइयां शुरू होनी, इतनी लड़ाइयां शुरू होनी कि मैंने और उन्होंने और कमरों में सोना शुरू कर दिया। ये जो ब्लेम गेम चलता है, ये जो बहुत सारी तगड़े। चीजें चलती हैं, तो घर के अंदर एक बुलबुला बन जाता है। हाँ, बहुत और तगड़े। उस बुलबुले के अंदर सिर्फ क्या होता है? पेन, हाँ, डर, बेचैनी। सारा दिन हम उसी में ही घूमते रहते हैं, मतलब एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें से कैसे बाहर निकलना है समझ ही नहीं आ रही होती, क्योंकि जो मैंने तरीके लगाए होते हैं वो कहीं पे भी मुझे नहीं लेकर जा रहे होते। इतना हमारा झगड़ा हो जाना, कई बार हमने हफ्ता आपस में बात नहीं करी, खाना बना के रखा है तो किसने खाना है खाओ, नहीं खाना है ना। मतलब दो ही चीजें हुई ना, या लड़ाई झगड़ा और या चुप्पी। और एडिक्शन वाले घरों में जो चुप्पी होती है वो सुकून वाली चुप्पी नहीं होती, वो काटने वाली चुप्पी होती है, खाने वाली चुप्पी होती है, कि हम इसीलिए बात नहीं कर रहे कि बात करेंगे तो झगड़ा होगा, इसलिए चुप्पी रहो। तो ये एक तो होती है सुकून वाली चुप्पी, वो नहीं है हमारे घरों में। हमारे घरों में काटने वाली चुप्पी है, एक दूसरे से खफा है जो है, बिल्कुल, वो वाली खफा, चुप्पी है। खफा एक खफा, एक दूसरे से हम डिसएग्री कर रहे हैं, ये वो है कि मैं तुमको नहीं बुला रही, मैं तुमसे नाराज हूँ, ये वो वाली हमारे अंदर चुप्पी चल रही होती है। एंड कमिंग बैक टू ये जो पहली स्लाइड है, जो हम ये बात कर रहे हैं, रिकॉग्निशन ऑफ पावरलेसनेस। रिकॉग्नाइज का मतलब कि हम ये पहचान रहे हैं कि ये जो जितने भी हमने तरीके लगाए वो मेरी कैपेसिटी के बाहर थे। मैं इस बीमारी को ठीक
अपने तरीकों से नहीं कर पाई। मेरी पावर, मेरा पैसा, मेरी पोजीशन, मेरी समझ, मेरे जितने भी A to Z प्यार के, गुस्से के जो तरीके थे, वो सारे के सारे नाकामयाब हुए। एंड उसमें हमने सबसे पहले रिकॉग्नाइज क्या करना है, दैट यू कैन हैव नॉट कॉज इट। क्योंकि ये जो आपने बोला कि ये जो रिश्तेदार हम पे क्वेश्चन करते हैं कि वैसे तो बड़े सियाने बंदे से अपना कार्य नहीं समेट सके, सो ये बहुत सारी स्टेटमेंट अपने अंदर एक गिल्ट, एक बिल्कुल सुई की तरह चुभती है कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। सो पहली चीज यहाँ पे प्रोग्राम आपको कहता है कि इस चीज को आप एक्सेप्ट करें कि आपने उसकी बीमारी को नहीं पैदा किया, बट हाँ कुछ ऐसे तरीके हो सकते हैं जिसने उसकी बीमारी को बढ़ाया हो। आपके कुछ ऐसे बिहेवियर्स हो सकते हैं, बट सोल रीजन कि आपके कारण वो बीमार हुआ ऐसा नहीं है। क्योंकि फैमिलीज या वाइफ्स ये अपने ऊपर ले लेती हैं कि शायद मेरे कारण, शायद मैं ये कर देती या वो कर देती, इसको तब बाहर भेज देती, चाहे इसका घर बदल देती, इसको तब गाड़ी ले देती, तो शायद ये रुक जाता। तो बहुत सारे पेरेंट्स इस गिल्ट में चले जाते हैं, इस गिल्ट ट्रिप में चले जाते हैं, और उनका लव्ड वन भी उनको अच्छे इस ट्रिप में लेकर जाता है कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया इसलिए मैंने नशा किया। तो इस चीज को आपको समझना है कि आप उसकी बीमारी के सोल, कोई कारण नहीं हो, आपके कारण वो बीमार नहीं हुआ। क्योंकि आपको इस पेन से पहले बाहर निकलना होगा। क्योंकि ये जो स्टोरी हम अपने अंदर अपने आप को बार बार देते हैं कि शायद मेरे कारण तो नहीं वो पी रहा, मेरे कारण तो नहीं कुछ ऐसा हुआ। कभी कभी तो मैम मेरे को अपनी अपब्रिंगिंग पे शक हो जाना, ये हमने इसको कैसे पाला हुआ, इसका मतलब हम में गलती है, हमने इसका लालन पालन गलत किया हुआ है। फिर मन में स्ट्राइक होना कि नहीं, बेटी भी तो है, इतनी अच्छी में हमारी बेटी है, अच्छी, उसने भी अच्छी स्टडी की, अच्छा सब कुछ किया, अच्छे से अपने घर में रह रही है। तो फिर मन में बड़े दुविधा हो जानी भी, ऐसा भी था। अपनी अपब्रिंगिंग को आपने बोला क्वेश्चन करना, अपनी आइडेंटिटी को एज अ रोल ऑफ मदर या एज अ रोल ऑफ फादर उस पर डाउट करना कि मैं बहुत ही इनकेपेबल, मैंने शायद पेरेंटिंग की है, कि जो मेरे घर में इतनी समस्या है। तो हम अब लास्ट टाइम से अभी तक जब हम आप लोगों की शेयरिंग करा रहे हैं, सो हम बात कर रहे हैं कि कैसे फैमिलीज इस विशियस साइकिल में, विशियस साइकिल की ये एक जाल है जिसमें कि फैमिलीज ने, जैसे इन्होंने शुरू किया, शेयर किया कि 5 साल हो गए, कई फैमिलीज 10 साल से इस जाल में होंगी, कई 15 साल से होंगी। सो अब ये जाल चलता जा रहा है, ये साइकिल उसी तरह से चलता जा रहा है, पर इसका सोल्यूशन भी तो होगा। तो आज हम जैसे पिछली बारी और अभी भी हम आप लोगों की शेयरिंग कराना चाहते थे, बिकॉज आप लास्ट टाइम हमसे नहीं जुड़े थे। सो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि इस साइकिल को ब्रेक कैसे करें, क्योंकि इस साइकिल को ब्रेक तो करना ही पड़ेगा ना। जैसे सर ने शेयर किया कि कितनी कम मैनेजेबिलिटी मैं कर लूं, कि मुझे तो कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ेगा, मैंने अगर अपने लव्ड वन को ठीक करना है, ठीक है। सो खुद को तो हमें समेटना पड़ेगा, खुद को तो संभालना पड़ेगा, एक ऐसे अपने फैमिली मेंबर को ठीक करने के लिए जिसको नहीं समझ आ रहा है, जिसकी लाइफ अनमैनेजेबल है बिकॉज ही इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, ठीक है। पर मेरे को तो एक स्टेप आगे बढ़ के कुछ समझना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा कि मैं इस साइकिल को, जिसने इतने सालों से ट्रीटमेंट को देरी से मेरी जिंदगी में लेके आया, बिकॉज ये सारे तौर तरीके जितनी देर आप आजमाते रहे, किस चीज में देरी हुई, इलाज में है ना। प्यार से, टकराव से, गुस्से से बेदखल कर दिया, धमकी दे दी, घर पे बंद करके रख दिया, चांसेस दे दिए, तो ये सारे तौर तरीकों ने किस चीज में देरी की, इलाज में। सो आज भी अगर मैं इस साइकिल से बाहर नहीं निकलूंगा एज अ फैमिली मेंबर, तो क्या चीज नहीं मुकम्मल होगी, आज नहीं मुकम्मल होगा। तो आज जब आप यहाँ कुर्सियों में बैठे हो, तो आप सबका मकसद तो यही है ना कि हम इलाज को सक्सेसफुल बना सके, इलाज को एक नया स्टेप दे सके। क्योंकि जैसे आपने शेयर किया, हमने पहले भी इलाज कराए हैं, पर वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए? शायद फैमिली अपने बेचारगी से, अपने सेल्फ विक्टिमाइजेशन से, अनमैनेजेबिलिटी से नहीं निकली, शायद उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया कि उनकी पावर क्या थी, वो कैसे सही तरीकों से पेशेंट को ठीक कर सकते थे, वो तरीके शायद हमने नहीं सीखे।
सो आज हम उस साइकिल को ब्रेक करने के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले मैम ने बोला रिकॉग्निशन ऑफ पावरलेसनेस, कि आज मैं इन कुर्सियों पे बैठ के सबसे पहले आइडेंटिफाई करूं, क्योंकि प्रॉब्लम को रेक्टिफाई या प्रॉब्लम को हम अनडू तभी कर सकते हैं, पहले मेरे को उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वाकई ही इस बीमारी के आगे मेरी बात नहीं चलती, मैंने घुटने टेक दिए, मैंने सरेंडर कर दिया है। कि अभी भी आप लोग जितने लोग यहाँ पे बैठे हो, आप लोग ये कहते हो कि आप लोग इसको क्योर या कंट्रोल या मैनेज कर सकते हो। मेरा सवाल है आपसे, आप लोगों को लगता है आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। सो पहला स्टेप, इस साइकिल से निकलने का पहला स्टेप ही यही है कि मैं एडमिट कर लूं कि ये जो बीमारी है जो मेरे घर में आई है, इसके सामने मेरी कोई भी पावर नहीं चलती है। So recognizing your powerlessness is the first step to break this cycle. तो रिकवरी के प्रोसेस में उसने नशा किया, उसकी लाइफ अनमैनेजेबल हुई, उसके साथ मेरी लाइफ अनमैनेजेबल हुई। पर जब हमें ठीक करना है तो इसका मतलब पहले वो मैनेज नहीं होएगा, पहले कौन मैनेज होगा? हम मैनेजेबिलिटी की तरफ चलेंगे, हम मैनेजमेंट सीखेंगे, फिर वापस वो पावर लेके आएंगे जिससे हम उसकी लाइफ में वापस रिकवरी रिस्टोर करेंगे। तो उसके लिए की प्रॉब्लम क्या थी, ये जो चक्रव्यूह जिसमें हम फंसे पड़े हैं, जिसमें हम मतलब हमारे कोई भी तरीका कामयाब नहीं हुआ, हमारी लाइफ बिल्कुल उथल पुथल है और उसी हम गोल 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 उन्हीं तरीकों को कर करके नाउमीदी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बेबसी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए हमें क्या होगा कि जितने मैंने तरीके अपनाए वो बिल्कुल कामयाब, वो बिल्कुल फेल हुए। इसका मतलब मेरे में वो पावर नहीं है, मेरे में वो दम नहीं है, मेरे में वो समझ नहीं है कि मैं इस बीमारी को अपने तरीके से मैनेज कर सकूं। सो जब तक आप अपने तरीकों से बिल्कुल मतलब वो कहते हैं ना उदास जब थक नहीं गए हो, तब तक आप इस ट्रीटमेंट को आप इम्ब्रेन्स, तब तक आप इस ट्रीटमेंट को गले नहीं लगाओगे। अगर आपके अंदर अभी भी एक तरीका बचा है कि फलानी जगह जाके चाड़ा करा के या फलानी जगह दवाई करा के इन्हों में ठीक कर सकती हूँ, सो दैट मीन्स कि आपका एडमिट आपने अभी भी पावरलेसनेस को नहीं की। वो भी करके देख लिया लोगों ने, जैसे समाज में होते हैं कुछ ये काला जादू है, तो वो भी करके देख लिया। जो भी कुछ है ये करो, पूजा करवाओ, वो 2-2.5 लाख की पूजा करवाई, बड़ा पैसा, बहुत पैसा वेस्ट किया, बहुत पैसा वेस्ट किया, बहुत समय वेस्ट किया। कर दौड़े जिधर किसी ने बोला वहां जाओ, वहां जाओ, बाबा कोई देवी देवता है, वो भी करके फिर भी कोई फायदा प्राप्त हो, सरेंडर है वाला। तो दैट मीन्स कि हम अपनी ये पावरलेसनेस हम इसको एडमिट करते हैं, ठीक है, कि इस बीमारी को ठीक करने के लिए मुझे प्रोग्राम की मदद लेनी पड़ेगी। मुझे पावर कहाँ से अब लेनी पड़ेगी? पावर चाहिए मुझे ठीक करने के लिए, मुझे पावर चाहिए अपनी लाइफ को वापस मैनेज करने के लिए, बट वो पावर कहाँ से आएगी? प्रोग्राम से आएगी। वो समझ कहाँ से आएगी? प्रोग्राम से समझ आएगी। मतलब मेरे हाथ खड़े हैं, मुझे अब बताओ करना क्या है। जब तक ये स्टेटमेंट नहीं आती तब तक हम रिकवरी की कीमत को नहीं जान पाएंगे, तब तक हम ट्रीटमेंट के साथ छेड़ाखानी कहीं ना कहीं करते रहेंगे। क्योंकि अगर आपको लगता है कि नहीं एक तरीका अभी भी बचा है, तो आप वो 100% इस ट्रीटमेंट में अपनी कन्विक्शन के साथ इलाज करवाएंगे नहीं। ये प्रोग्राम पहला स्टेप यही कहता है कि आपकी लाइफ अनमैनेजेबल थी, आप उस चीज को एक्सेप्ट करो, आपके तरीके बिल्कुल फेल हो गए, आप अपनी पावरलेसनेस को एडमिट करो। फिर क्या करें? फिर करें कि कोई पावर है जो ठीक कर सकती है आपको और आपके प्यारे को, उस पावर को आप सरेंडर करें। इसको हम बोलते हैं अनकंडीशनल सरेंडर इन रिकवरी। अगर किंतु परंतु अभी भी है कि थोड़ा एक चांस दे देते हैं, 1 महीने के बाद ले जाते हैं, फॉलो अप की जरूरत नहीं है, इसका मतलब आज भी आप इलाज अपने हिसाब से कराना चाहते हो। इलाज डॉक्टर के हिसाब से, इलाज एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के हिसाब से होता है, ना कि हमारी कॉमन सेंस की समझ से। अगर यहाँ पे, क्योंकि हम रोज ये देखते हैं, मैडम एक चांस दे दें, 1 महीना हो गया। ये कल का एक स्टेटमेंट कॉलिंग पे था
कि जब एक फैमिली क्या कह रही है कि 1 महीना हम सोच रहे एक बार चांस दे दे, अगर नहीं हुआ आप तो हो ही हो। सो दैट मीन्स कि क्या नजर आता है कि उस फैमिली ने अभी अपनी पावरलेसनेस को एडमिट नहीं किया, उन्हें अभी भी यकीन है कि एक मौका देंगे शायद ही अपने आप को ठीक कर ले। सो रिकवरी का पहला जो पाइवटल स्टेप है, जो पहला स्टेप फाउंडेशन जिससे नींव खड़ी होती है, हमने नींव खड़ी करनी है इलाज की, वो नींव कहां से होगी? इस पहले स्टेप से कि आप हार स्वीकार करें। किस चीज में हार स्वीकार करें? कि आप अपनी इस बीमारी को अपनी समझ से ठीक नहीं कर सकते, अपने तरीकों से ठीक नहीं कर सकते। अगर डायबिटीज को, कैंसर को डॉक्टर के हिसाब से ठीक किया जाता है तो एडिक्शन भी एक बीमारी है, ब्रेन डिसऑर्डर है। इसके लिए भी पूरा इलाज के हिसाब से चलेगा, ना कि मेरी उसमें कोई ना कोई बीच में नुक्ताचीनी होगी। नहीं, अगर हुई तो इलाज ही आपका और पीछे जाएगा। सो इसमें जब हम कह रहे हैं रिकॉग्नाइजिंग योर पावरलेसनेस, दैट मीन्स कि मैंने उसको बीमार नहीं किया, पर मैं अपने कुछ ऐसे बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करूंगी जिसने उसकी बीमारी को बढ़ाया, जैसे कि इनेबलिंग। आप जड़ नहीं हो, क्योंकि बीमारी आपके बियॉन्ड कंट्रोल है। बीमारी कहां से आई? बीमारी उसके जीन्स में आई। बीमारी बियॉन्ड कंट्रोल है। वो बीमारी कहां से आई? जब वो बाहर एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस पड़े, पीयर प्रेशर पड़ा, उसमें आपका कंट्रोल नहीं है। उसकी मेंटल हेल्थ कैसी थी, उसमें कंट्रोल आपका नहीं है। उसमें बियॉन्ड कंट्रोल, वो चीजें आपके पावर के बियॉन्ड थी। तो आपको इस चीज को एडमिट करना है कि आप उस बीमारी का सोल रीजन नहीं है। अपने गिल्ट से बाहर निकलिए। ये जो हमें शर्मिंदगी हमेशा पीछे करके रखती है, दबा के रखती है, छुपा के रखती है कि हम किसी को बताएं ना, इससे बाहर निकले। बीमारी है, बाकी जैसे बीमारियां हैं तो एडिक्शन भी एक बीमारी है। नंबर 2 हम कह रहे हैं कि इस बीमारी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये आपने सारे तरीके जो बताए उससे आप इस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पाए। और नंबर 3 दिस इज, इस बीमारी को आप क्योर, आप इलाज नहीं कर सकते। सो दैट मीन्स किसको पावर देनी होगी? प्रोग्राम को सरेंडर करना पड़ेगा, रिकवरी प्रोग्राम को, इलाज को। वो ही इस बीमारी को ठीक कर सकता है। अगर यहां पे हम चलते हैं तो रिकवरी के आगे हम कहते हैं कि इमारत बननी शुरू होती है। नींव में अगर आप ये चीजें डालते हो अपनी, तो हम आगे रिकवरी का महल बनाना शुरू करेंगे उसकी लाइफ का। सो रिकॉग्नाइजिंग योर पावरलेसनेस, योर अनमैनेजेबिलिटी, कि नशा उसने किया, लाइफ सबकी, सारे घर वालों की उथल पुथल होगी, कांस्टेंट डर में रह रहे। कर्जे वो लेके आता, दरवाजा मेरा खड़कता, फोन बजता है, मेरा दिल में त्राह उठता है कि पता नहीं कुछ हो तो नहीं गया। गाड़ी लेके वो अकेला जाता है, नींद मेरी बिल्कुल खत्म हो जाती है। मेरे अंदर हमेशा ये डर रहता है अभी पी के आएगा, ठोक ना ले। अभी 4 लोग जो रिश्तेदारों में ये बात पहुंच ना जाए कि वहां पे सड़क पे लड़ता हुआ मिल रहा था, ये बेहोश हुआ मिला। उसके जॉब से फोन आ रहे हैं, हम कंपनसेट कर रहे हैं। घर में जो फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स उसके कारण आ रहे हैं, हम उसका भी ध्यान रख रहे हैं। जो रोल उसके थे, हम रोल रिवर्सल में हो गया। हम तो सारी चीजें उसके हिस्से की कर रहे हैं। बिल हम पे कर रहे हैं, बिजली के घर हम जा रहे हैं, राशन हम लेने जा रहे हैं, सारा तो रोल ही बिल्कुल कंफ्यूज्ड, रिवर्सल हो चुका। क्या ये सारी चीजें हमने की? तो ये आइडेंटिफाई करना कि ये बीमारी कितनी को बड़ी है, कहां पे आपका दम इस बीमारी के साथ मैच कर पाएगा। सो पावर कहां से लेंगे? प्रोग्राम से। सो 3 चीजें रिकॉग्नाइज जब हमने करनी है पावरलेसनेस, तो 3 चीजें कि मैंने ना ये बीमारी कॉज करी है, मैं इसका कारण नहीं हूं कि ये बीमारी कहाँ से आई है। दूसरी चीज कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकती ये बीमारी को, क्योंकि अनमैनेजेबल है सारी चीज। और तीसरी चीज कि ना ही मैं इसको क्योर कर सकती हूँ। मैं सपोर्ट जरूर कर सकती हूँ, रिकवरी प्रोग्राम में साथ चल सकती हूँ, उसको डॉक्टर के पास लेके जा सकती हूँ, बट क्योर मेरे हाथ में भी नहीं है। वो किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में। सो ये 3 चीजें पहले मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये 3 चीजें हैं कि जब मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ पावरलेसनेस, तो मेरे को ये समझ में आना चाहिए कि ना मैंने ये बीमारी मेरे कारण आई, ना मैं इसको कंट्रोल कर सकती हूँ, और ना ही इसको क्योर कर सकती हूँ, मतलब इरेडिकेट, ठीक या अनडू कर सकती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना पार्ट प्ले कर सकती हूँ एज अ केयर गिवर। आप लोग केयर गिवर ही हो ना,
कोई इंसान अगर बीमार है, उसकी केयर करने वाले को केयर गिवर बोलते हैं। तो अगर केयर गिवर ही बीमार हो जाएगा तो वो केयर कैसे देगा? तो इसलिए जो हम यहाँ पे ये फैमिली मीटिंग्स करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि केयर गिवर्स अपनी स्ट्रेंथ को वापस से, जैसे मैम ने बोला कि पावर तो चाहिए ना, ठीक है, पर हम जो तौर तरीके कर रहे थे उनसे ठीक भी कुछ नहीं हो रहा था, पर वो तौर तरीके हमें थका रहे थे, अका रहे थे, हमें ना उम्मीद कर रहे थे। अब जब आप अब ये भी तो अब एक तौर तरीका ही अपना रहे हो ना, आप जब इन कुर्सियों में बैठे हो, पर ये तौर तरीका आपको क्या कर रहा है? एम्पावर कर रहा है कि आप बीमारी को ठीक कर सकते हो, आप बीमारी में उसका साथ दे सकते हो, उसकी स्टेज जो जिस स्टेज पे आप लाए हो उससे वो एक स्टेज बेटर हो सकता है, आप भी बेटर रह सकते हैं, आपकी लाइफ थोड़ी थोड़ी करके ठीक हो सकती है। सो यहाँ पे आपको ये वाले तौर तरीके अपना के क्या मिल रही है? उम्मीद, ठीक है। पर बाहर जो आप तौर तरीके अपना रहे थे, एनेबलिंग, प्रोवोकिंग और थ्रेटनिंग और ये सारी चीजें, वो तौर तरीके आपको क्या कर रहे थे? ना उम्मीद कर रहे थे, थका रहे थे, अका रहे थे, बिल्कुल निराशा में लेके जा रहे थे। तो आज हमने पावर लेनी है, बट ऐसे तरीकों से लेनी है जो पहले हमें तो थोड़ी सी वो मतलब चार्ज करे, ठीक है, तभी हम अपने जो लव्ड वन है उसका एज अ केयर गिवर अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट से आगे बढ़ते हुए हम कहें कि एक्सेप्टिंग एंड लेटिंग गो, इसका मतलब है कि इल्यूजन यहां पे लिखा है कि लेटिंग गो ऑफ इल्यूजन दैट यू कैन कंट्रोल, कि ये जो भ्रम है ना आपका कि मैं कंट्रोल, मैं मां हूं, मैं अपने बेटे को ठीक कर लूंगी, मैं उसके लिए जान भी दे सकती हूँ, ठीक है, जान दे सकते हैं पर हम उसको ठीक नहीं कर सकते। हमने कितनी फैमिलीज देखी हैं जिनके लव्ड वंस चले गए हैं उनको ठीक करते करते ही, और वो पेशेंट नहीं ठीक हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें ये कहीं ना कहीं भ्रम रहता है कि शायद मैंने ठीक करना है। हम एज अ प्रोफेशनल भी हम ये नहीं कहते कि हमने ठीक करना है, हम सिर्फ अपना 100% देते हैं, ठीक उस परमात्मा ने ही करना है, पर हमें ये भ्रम कि हाँ मैं कर लूंगी वो चीज साइड पे, उसको लेट गो करना पड़ेगा और ग्रेसफुली इस चीज को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि मैं नहीं कर सकती, मैं सिर्फ सपोर्ट कर सकती हूँ, तुम्हारे साथ इस सफर में चल सकती हूँ, बट मेरे को ये एक्सेप्ट बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा दिन रात उठते बैठते कि मैं ठीक नहीं कर सकती। इस भ्रम ने मेरा बहुत नुकसान कराया इतने सालों से, इस भ्रम ने मुझे कई बारी सेल्फ डाउट में भी लेके गया कि तू कैसी माँ है, तू अपने बेटे को ठीक नहीं कर सकती, तू कैसी बीवी है, अपने प्यार से अपने पति को ठीक नहीं कर सकती। आता है ना ऐसा डाउट? ये क्या है? क्योंकि मुझे ये भ्रम था कि मैंने ठीक करना है, मैं सिर्फ एक जरिया बन सकती हूँ, बट ठीक होना नहीं होना मेरे बस में नहीं है। इस भ्रम ने मेरा नुकसान किया है। सो जब हम बात करते हैं बिलीफ्स की, तो मुझे फैमिलीज में ये एक बहुत बड़ा बिलीफ होता है कि हमने ठीक कर लेना है, आप लोगों ने ठीक करना है, पर तौर तरीके अपनाने हैं, सपोर्ट करना है, बट एंड रिजल्ट क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता। तो आप जब इस भ्रम से निकलोगे, आप अपना काम पूरे 100% से करोगे, क्योंकि अब आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं है कि आपने ठीक करना है, आपको ये होगा कि मैंने अपना रोल प्ले करना है और वो मैं 100% करूं। सो ग्रेसफुली एक्सेप्ट का मतलब होता है कि जब मैं कोई किंतु परंतु, नो इफ्स एंड नो बट्स, कि जब मेरे सारे तौर तरीके काम नहीं आए ट्रीट करने में, तो मैंने साइंस की मदद ली, मैंने प्रोफेशनल्स की मदद ली, मैंने लॉजिक की मदद ली, मैंने डॉक्टर की मदद ली, अब मैंने अपनी समझ कोई नहीं लगानी ट्रीटमेंट में। ग्रेसफुली एक्सेप्टेंस का मतलब कि अब जो साइंस बोल रही है, जो फैक्ट बोल रहे हैं, जो डॉक्टर की टीम बोल रही है, मैंने वही करना है, मैंने अपनी सोच समझ, अपनी सियानत, अपने तौर तरीके मैंने कोई नहीं लगाने कि डॉक्टर साहब ऐसे करके देख लें, अब ये तो मुझे ठीक लग रहा है, मैं सोच रही हूँ 1 महीने के बाद ले जाए, ये मुझे गुस्से में लग रहा है, ये ना हो 3 महीने बाद डॉक्टर साहब ये और ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाए, तो अभी ले जाए, इसकी दवाइयां थोड़ी सी कम करने की कोशिश करें, अभी तो ठीक लग रहा है। तो ये क्या है कि अभी मैं कहीं ना कहीं ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं कर रही, अभी कहीं ना कहीं मेरे किंतु परंतु चल रहे हैं। ये ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस में ये है कि कोई किंतु परंतु नहीं आता,
हम कहते हैं ना कि जैसे भगवान रखे, तेरा पाना मीठा लगे, तो वो है ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस, कि हम बड़ी से बड़ी चीज को उसका पाना समझ के एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो है ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस। तो जब हम ट्रीटमेंट में आ गए हैं, तो ट्रीटमेंट जो आपको हिदायतें दे रहा है, प्रिकॉशंस या इंस्ट्रक्शंस या जो स्ट्रक्चर में रहने को बोल रहा है, तो उसमें हम कोई भी किंतु परंतु, कोई भी अपना तौर तरीका ना लगाए। इसको सर यहाँ से निकाल के थोड़े दिन घुमा ना लाए हम, ये क्या है? हम सोच रहे हैं कि यहाँ से निकाल के इसका सीधा वीजा लगा देना है। ये हमारे तौर तरीके हैं जो अभी भी आ रहे हैं। मतलब मैं विद ऑल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड बोल रही हूँ, अभी भी फैमिलीज हमारे साथ बहुत देर से जुड़ी हैं, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने हो गए हैं, बट अभी भी वो क्या कह रही है, यहाँ से निकाल के हमने सीधा वीजा लगा देना। ये ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि एक्सेप्टेंस, ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस क्या कहती है कि पूरे 2.5 साल आपको जुड़े रहना है एक्टिवली। ये बात तो चलो जिंदगी भर का सफर है, आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, बट एक्टिवली जो है कि 2.5 साल आपको जुड़े रहना है, क्योंकि ब्रेन को बैक टू नॉर्मल से फंक्शन करने में इतना वक्त लग जाता है, ये साइंस बोलती है। ठीक है, और हम क्या बात कर रहे हैं कि हम इसका वीजा लगवा देंगे, हम तो इसको बाहर पढ़ाई करने के लिए भेज देंगे। सो ये है कि फैमिली अभी भी ग्रेसफुली ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। अभी भी उनको लग रहा है कि चलो इतने वक्त का ट्रीटमेंट हम करा लेंगे, बट ये चलो हम ये ट्राई करके देख लेते हैं इसके बाद। सो यहाँ कुर्सियों पे बैठे आप प्लीज अपने आप से पूछिए कि आप सबने ट्रीटमेंट को ग्रेसफुली एम्ब्रेस कर लिया। ग्रेसफुली एम्ब्रेस करने का मतलब है कि मैंने कोई भी किंतु परंतु अपनी राय ट्रीटमेंट या ट्रीटिंग टीम को नहीं, मैंने उनके साथ जो वो बोलेंगे उस हिसाब से चलना है। ये है ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस। So that means graceful acceptance 33%। मैं जो 100% करने में तुली पड़ी थी, 100% की मैं ठीक कर लूंगी, उससे बाहर निकल के 33%। मेरा रोल कितना है? 33%। एक प्रोफेशनल का रोल 33%, उसका रोल 33% एंड 1%। हाँ जी, का क्या मतलब? 33% की मैं 100% उसको ठीक करने में लगी हुई थी। ये जितने हमने तरीके देखे, सो दैट मीन्स ये जो हम देख रहे थे, इनेबलिंग, प्रोवोकिंग, अल्टीमेटम्स, थ्रेटनिंग, प्लीडिंग, बार्गेनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये मेरा क्या था कि मैंने अपना 100% लगा दिया, पर इसका रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, तो इसका मतलब मैं पावरलेस हो गई। अब हम कह रहे हैं कि पावर लेनी है। पावर मीन्स कि वो कहते हैं ना पावर बटन, पावर बटन का मतलब कि वापस एनर्जी लेके आनी है। वो एनर्जी पावर बटन कितों लेनी है, पावर चार्जिंग कितों लेनी है? प्रोग्राम तो। एंड प्रोग्राम सेज कि ये जो ओवरडू आप कर रहे थे 33% को छोड़ के 100%, इसको बंद करो। आप अपना 33% करो। 33% की आप उसको क्या सपोर्ट कर सकते हो। पहले तो इस भ्रम से बाहर निकले ना कि मैं उसका नशा छुड़वा लूंगी। बीमारी आपके बस से बाहर है। आप किसी की डायबिटीज ठीक नहीं कर सकते। क्या आप किसी को बोले मैं तुझसे प्यार करती हूं तो अपनी शुगर कंट्रोल करके रख, क्या वो कर सकता है? तो उसी तरह इस बीमारी में भी हमें ये वाला भ्रम तोड़ना होगा कि मेरा जो प्यार, जो मैं वास्ता देती थी, अगर किसी की शुगर नहीं ठीक हो सकती तो उसकी एडिक्शन भी ठीक नहीं हो सकती। हेटफुल एक्सेप्टेंस आती है पहले, जब हमें पता लगता है कि हमारे घर में ये बीमारी आ गई है तो हम इस चीज को नहीं ले पाते। हमें लगता है हाय रब्बा मेरे नाल क्यों कीता, मेरे घर में यह बीमारी क्यों दी। बट क्या आपके कल्पने से बीमारी आपको दिख रही है, क्या वो ठीक हो जाएगी? तो इसका मतलब वो हेटफुल एक्सेप्टेंस को छोड़ के ये जो हमारे अंदर ग्लानि, गुस्सा आता है कि इसके कारण सब कुछ हुआ, यहां से सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस की अब बीमारी आ गई है, अब मैंने करना क्या है? वो जो 100% मैंने जो किया था उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ थकाया है। मेरे एफर्ट्स तो लगे पर लेके कहीं पे भी नहीं गया। उसने तो मुझे और दर्द और शर्मिंदगी दी। तो इसका मतलब मैं कोई और तरीके सीखूं। सो वो नए जो तरीके, ये जो आप यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं, वो 33%, वो नए तरीके अपने अंदर नई पावर लेके आ रहे हैं। वो पावर क्यों लेके आ रहे हैं? ताकि आपके एफर्ट्स ठीक दिशा पे लग सके। पहले वो टेबल हिलानी थी यहां से, पर मैं एफर्ट लगा रही हूँ यहाँ का, लेके जानी है मुझे वहां पे। तो मेरे सारे के एफर्ट्स, मैं काम तो कर रही थी
पर रिजल्ट मुझे कुछ नहीं मिला। तो इसका मतलब यहाँ पे बैठ के मैं वो अपने 33% वो अपना रोल एक्नॉलेज करूं, मैं जो ये वाला है आई एम गॉड, इस वाले भ्रम से निकलूं। मैं नहीं खट छुड़ा सकती, मैं उसको नहीं ठीक कर सकती, मेरा कोई वास्ता, मेरा कोई प्यार नहीं काम आया। तो इसका मतलब 33% मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले अपने आप को मैनेज करना है, क्योंकि उसकी अनमैनेजेबिलिटी के कारण मैं अनमैनेजेबल हुई। पर ये नहीं हम वेट कर सकते कि वो मैनेज होगा फिर मैं अपने आप मैनेज हो जाऊंगी। इक्वेशन उल्टी है। यहाँ पे इक्वेशन क्या कह रही है कि उसकी अनमैनेजेबिलिटी के कारण आप अनमैनेजेबल हुए, पर अब आप खुद मैनेज करेंगे, खुद अपने आप को एनर्जाइज करेंगे, खुद अपने अंदर वो पावर लाएंगे और उन तरीकों से आप उसकी बीमारी के साथ कैसे डील करना है वो सीखोगे। तो ये है आपका 33% कि आपने कैसे कोप अप करना है, आपके अंदर जो घर में समस्याएं आती थी उसको कैसे कोप अप करना है, जो मूड के जो मसले आ रहे थे उसको कैसे हमने मैनेज करना है। उस टाइम पे तो ये था कि उसको गुस्सा आया, आपने क्या बोला कि वो खाना नहीं खा रहा था, मैं भी खाना नहीं खा रही थी। तो इसका मतलब हमारी जितनी भी कोपिंग स्किल्स थे, जितना भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग थी, वो तो खत्म हो गई। तो इसका मतलब हम सबसे पहले अपने आप को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें कि कोई बात नहीं, बीमारी आ गई है, पर बीमारी का इलाज है, तो इलाज कैसे करवाना है या उस इलाज में कैसे रहना है, मेरा काम यहां पर है। मैं पेशेंट के लिए एक सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, एक मतलब वो काम कर सकती हूँ जिससे मैं उसको एक हिम्मत दे सकती हूँ। हम तो क्या करने लगे हुए थे, हम तो वो बीमारी में जो सारे खिलारे डाले थे ना वो समेटने में लग गए थे। वो है कि अपना 33% छोड़ के हम और करने लग गए हैं, ठीक है, कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाने लग गए, उसके बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने लग गए, उसको खाना बिस्तर पे देने लग गए, उसका बेड भी बनाना शुरू हो गए, ठीक है। वो अपनी बीवी के साथ घूमने नहीं जा रहा तो हमें है कि उसकी बीवी को बुरा ना लगे, तो हम उसके बच्चों और बीवी को घुमाने लेके जाने लग गए। तो ये क्या है कि हम उसकी भी जिम्मेदारियां लेने लग गए, अपने 33% से ज्यादा करने लग गए। तो इस चीज ने हमारा नुकसान किया। आज हम बोल रहे हैं आपको कि आपने करना 33% ही है, पर वो 33% वो वाला करना है जिससे आपको पावर मिले, वो वाला नहीं करना जिससे आप थक जाओ। तो इसीलिए नेक्स्ट स्टेप है कि जब आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हो तो आप मदद मांगते हो, यू सीक सपोर्ट, कि हाँ मैम अब हमारी बस हो गई है। जब आप लोग हमारे पास आते हो तो आप यही बोलते हो कि मैम मैंने ये किया। जब हम आपसे डाटा इंटरवेंशन लिखवाते हैं उसमें सारा आपकी पावरलेसनेस और अनमैनेजेबिलिटी साफ नजर आती है उस डाटा इंटरवेंशन में, कि आपने क्या क्या तौर तरीके अपनाए और अब आपकी बस हो चुकी थी। अब आप यहाँ पे एक लर्निंग मोड में बैठे हो। जब आप यहाँ सीखने के मोड में बैठोगे तो आप इनडायरेक्टली किसकी मदद कर रहे हो, अपने लव्ड वन की। देखिए, जब आप एक गाड़ी लेके आते हैं और एक गाड़ी खराब हो गई है, आप उस गाड़ी को पहले अपने तरीकों से ठीक करने की कोशिश करते हैं, धक्का लगाते हैं, कभी सेल्फ स्टार्ट करते हैं, कभी बोनट उठा के देखते हैं, पर जब वो नई गाड़ी चलती तो आप क्या करते हैं, एक मैकेनिक को बुलाते हैं। तो सिमिलर इन द सेंस, आपने अपने तरीके करके देख लिए, आपने उसकी बीमारी को खत्म नहीं किया, उसकी बीमारी को और कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली प्रोग्रेस कर दिया, ठीक है। जो हमें पहले इलाज में आना चाहिए था, हम तो ऑलरेडी कितने साल लेट है। तो इसका मतलब अब एक जो मैकेनिक है, दैट मीन्स जो उस चीज का माहिर है, उस प्रोफेशनल, उस मेडिकल हेल्प को हम सीख करें, उनका दरवाजा खड़काएं। तो वो मैकेनिक क्या कह रहे हैं, जी हफ्ते के लिए यहाँ पे गाड़ी छोड़ दो। हम सब गाड़ियां छोड़ के आते हैं। फिर अगर हम गाड़ियों के लिए हम मैकेनिक की बात मान सकते हैं, वो सर्विस स्टेशन में गाड़ी दे सकते हैं, तो यहाँ पे तो एक जिंदगी का सवाल है। पर यहाँ पे किंतु परंतु क्यों होते हैं? अभी गाड़ी हम शुरू ही करते हैं ठीक करनी, देखने की फॉल्ट कहाँ पे है, तो हमें सिमिया आ जाता है, जी पेशेंट का कर दीजिए डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, डामा कर दीजिए, जलामा कर दीजिए। हाँ, और यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम लेके आते हैं ना, जब यहाँ से हम पहुंचे हैं यहाँ तक, हम अक गए, थक गए, हमारी बस हो गई है, तो हम आते ही फर्स्ट स्टेटमेंट जो डॉक्टर साहब को बोलते हैं, डॉक्टर साहब हम आ गए हैं, अब आपके हवाले है, आप जो बोलोगे हम करेंगे, आप जैसे बोलोगे हम करेंगे। आप 3 महीने 100 दिन क्या, आप 3 साल भी बोलोगे तो हम करेंगे। तब हमारी फैमिलीज की विल यहाँ होती है। हम क्योंकि बहुत ज्यादा अक्के थक्के होते हैं, हमें ना कहीं होप दिखती है कि दिस इज अ प्लेस, दिस इज अ सेंटर जहां पे हमारा पेशेंट ठीक हो जाता है। पर
क्योंकि ये बीमारी कमिंग बैफलिंग और पावरफुल है, तो हमारा पेशेंट, क्योंकि हम कहीं ना कहीं फैमिलीज को डिपेंडेंट है पेशेंट के ऊपर, ये जो अभी बात करी जा रही थी 33% वाली, कि हमने हमेशा 100% ही किया उसके लिए, हमने वो सब चीजें की है कि किसी तरीके से बाय हुक बाय क्रुक किसी तरीके से वो ठीक हो जाए, तो उसको एक आदत पड़ी हुई है, और वो कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट के बीच में 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, वो कहीं ना कहीं आपको वलेवे में ले लेता है, अपनी पावर दिखा देता है। इसीलिए हमारी पावरलेसनेस आती है, वो इतनी पावर दिखाता है कि फिर हमें कहा जाता है कोई गल नहीं, एक बार कहता पे तो भेज दो, जो लोड़ पड़ेगी, जे लोड़ पड़ेगी तो तुहाडे कोल ही आना है, जे लोड़ पड़ेगी तुहानू फोन कर देंगे, तुसीं लैन आ जाना। तो हमारी वो विल कहाँ चले जाती है, जो हमने सपोर्ट लेनी होती है। आफ्टर सम टाइम क्या होता है, जो हमारे लव्ड वंस है, हमारे पेशेंट्स है ना, क्योंकि बीमारी कनिंग बैफलिंग एंड पावरफुल है, तो उनको स्किल्स आ जाते हैं। तो वो जो पहले वो 4 चीजें करते हैं, एग्रेशन शो करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, थ्रेटनिंग बिहेवियर शो करते हैं, धमकियां देते हैं, जब कुछ भी नहीं बनता तो प्लीडिंग पे आ जाते हैं, तरले मिनते करने शुरू जाते हैं, बार्गेनिंग करते हैं कि चलो 100 दिन बहुत लंबे हैं। फिर वो पता क्या स्टेटमेंट्स बोलते हैं, आपके बिना हमारा दिल नहीं लगता, आपको पता नहीं हम आपको कितना प्यार करते हैं, आपको पता नहीं बच्चों को कितना मिस कर रहे हैं, बहनों के बच्चों को कितना मिस कर रहे हैं। तब हमारी खुद की इमोशनल वल्नरेबिलिटी आ जाती है, हम खुद इमोशनल इनकंटिनेंस हो जाती है, हम इतने बहाव में आ जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं अच्छा ठीक है गल कर लेंगे। और फिर पेशेंट्स जो हमारे लव्ड वन है, फैमिलीज को बोलते हैं आप ही कर सकते हो, फैमिली के हाथ में वो छड़ी है जो छुट्टी दिला सकती है, डॉक्टर ने तो कभी भी नहीं कहना। फिर फैमिलीज को भी लगने लग पड़ता है कि हाँ हमारा पेशेंट बिल्कुल ठीक है, अब तो ये दिखने में अच्छा लगने लग पड़ा है, अब इसके चेहरे पे नूर आ गया, थोड़ा सा थोड़े डार्क सर्कल्स ठीक हो गए हैं, अब इसकी थोड़ी सेहत बन गई है, अब तो ये पैरों को भी हाथ लगाने लग पड़ा है, अब तो ये कसमें खाने लग पड़ा है। कभी बाबा शहीदा साहब जी की कसम खाते हैं, कभी किसी की कसम खाते हैं कि मैंने कसम खा लिया अब मैं कुछ नहीं करूंगा, और हम उन बातों में आ जाते हैं। वो जो सपोर्ट हमने लेनी होती है, हम अपना स्टेप बैक कर लेते हैं। यहाँ पे आके हम कैसे ट्रीटमेंट सैबोटाज करते हैं हमें भी नहीं पता होता, क्योंकि अननोइंगली हम बहुत सारी चीजें इतने सालों से करी जा रहे हैं अपने पेशेंट के साथ। तो जब सपोर्ट की बात आती है वहां पे भी हम बैक स्टेप कर लेते हैं और फिर कई बार ले जाते हैं। और क्लियरली बता दें आपको, ये रिसर्च हुई है कि 100 में से 100% की बात हो रही है ना, 100 में से ओनली 4% फैमिलीज आर सक्सेसफुल इन द ट्रीटमेंट, ओनली 4%। अब आप सबने देखना है कि आप उन 4% फैमिलीज में हैं, क्या हम कंटिन्यूटी कर पाए हैं। अच्छा, अगर यहाँ कंटिन्यूटी कर ली 90 डेज 100 डेज की, तो क्या हम फॉलो अप की कंटिन्यूटी कर पाएंगे, क्योंकि इट इज वेरी क्लियर ये जो बीमारी लग गई है ये सारी उम्र की बीमारी लगी है, हमें सारी उम्र की बीमारी लगी। दैट डजंट मीन कि अब आप डिमोरलाइज्ड हो जाओ कि ले एक ही बन गया तो कभी ठीक ही नहीं होनी। ये नहीं कहा गया आपको कि ये ठीक नहीं हो सकती, ये ठीक हो सकती है अगर आप हमारे साथ हैं। हमारा एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में पेशेंट है, ट्रीटिंग टीम है और फैमिली है। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े होंगे तो हम कभी भी पेशेंट से नहीं हारते। पेशेंट को हैंडल करना, हमारे लव्ड वन को हैंडल करना इज वेरी इजी फॉर अस, क्योंकि हमें पता है वो क्या बिहेवियर कर रहा है, वो क्या इमोशन शो कर रहा है, उसका थॉट कैसा है, उसके मूड कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। जहां हमें दिक्कत आती है वो हमें फैमिलीज की तरफ से आती है, क्योंकि फैमिलीज कई बार इनिशियली मैं आपको बोल रही हूँ जब हमारी कमिटमेंट्स होती है 3 महीने क्या 3 साल की, वो 15 दिन बाद ही कमिटमेंट्स चेंज होनी शुरू हो जाती है, डामाडोल होनी शुरू हो जाती है। फैमिलीज का ही नहीं दिल लगता, क्योंकि इतनी कोडिपेंडेंसी है, इतनी कोडिपेंडेंसी है कि माओ का, वाइफ्स का, फादर का, बहनों का घर पे दिल नहीं लग रहा होता, उनको तो बस ठीक है 1 महीना हो गया बहुत कर लिया, बाद में ले आएंगे, बाद में वी रियली फील बैड। कई बार वो बीमारी इतनी ओवर पावर कर लेती है कि नुकसान हो जाते हैं, कई बार तो जान का नुकसान हो जाता है, फिर हमें बहुत दुख होता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो सपोर्ट लेनी है ना, फिर वो सपोर्ट में आपका सरेंडर साथ में शामिल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कह दिया और हो गया। 2.5 से 3 साल लगातार फॉलो अप में भी आना है, दवाइयां भी कंटिन्यू चलनी है और
सिर्फ नशे की बीमारी नहीं है, आपके लव्ड वन को नशे के साथ साथ कुछ कोमॉर्बिड इलनेस है। किसी को मूड की समस्या है, कोई बाइपोलर है, किसी को थॉट्स डिसऑर्गेनाइज्ड है तो स्किज़ोफ्रेनिया है, स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर है, किसी को ओसीडी है, किसी को एंजाइटी है। हमें वो भी समझना है, थकना नहीं, हारना नहीं, हम आपके साथ। इन एडिशन टू दिस आपने अपनी बाउंड्री सेट करनी है। कभी सुने आपने, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सेटिंग बाउंड्रीज, लर्न टू मेंटेन हेल्दी बाउंड्रीज। ये हेल्दी बाउंड्रीज क्या होती हैं, कोई बता सकता है? जी मैम। फ्रेंड्स वगैरह चुनने हैं और राइट टाइम पे राइट पर्सन मिले। राइट पर्सन से मिले, हाँ जी। ठीक है, राइट। अच्छा, कभी किसी ने प्लॉट लिया है, अपना प्लॉट, कभी कोई जमीन लिया है या प्लॉट लिया है और आप चाहते हैं कि बाहर के लोग दखल अंदाजी ना करें, अंदर ना जाए, तो क्या करेंगे? उसको बाउंड्रीज लगा देते हैं, हम फेंसिंग कर देते हैं। ऐसे ही हमने कभी भी अपने लव्ड वन के साथ या विद इन फैमिलीज बाउंड्रीज भी सेट की होती। हम कहते हैं, फैमिलीज हमें कई बार आके कहती है कि जी ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, ਉਹਦਾ गुस्सा ना ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, मैनू पता है किदां दा है। वो ऐसा गुस्सा करता है कि हमारी तो जान निकल जाती है, कल को वो अपना नुकसान ना कर ले, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इसलिए हम डरते हैं। इसलिए हम क्या करें, हमें तो हम हेल्पलेस हो जाते हैं, हम पावरलेस हो जाते हैं, हमें उसकी बात माननी ही पड़ती है। तो यहाँ पे हम समझे कि हेल्दी बाउंड्री सेट करना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। आपका मैसेज बहुत क्लियरली जाना चाहिए आपके लव्ड वन को, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, अ वेरी क्लियर मैसेज। हम जब बात करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जब हम यहाँ पे डेटा इंटरवेंशन करा रहे होते हैं या टच एंड गो मीटिंग्स इनिशियली चल रही होती है या कंसल्टेशन चल रही होती है, तो फैमिलीज पता क्या कहते हैं, फिर कोई नहीं डाला 15 दिन, कोई गल नहीं, 15 दिन बाद देख लेंगे हैं। तो ये क्या किया हमने, वेरी अनक्लियर मैसेज वी हैव गिवन टू द पेशेंट, वेरी अनक्लियर मैसेज। उसको कहीं ना कहीं होप हो जाएगी कि 15 दिन बाद ले जाएंगे। वेरी क्लियर मैसेज, प्रिसाइज मैसेज शुड गो। ट्रीटमेंट 100 डेज का है भाई, अगर तुम 100 डेज में अच्छे नहीं हुए तो फिर हम देखेंगे क्या करना है। बट दिस शुड नॉट बी अ मैसेज कि देख लेंगे, चलो 10 दिन करो, 10 दिन मानो। फिर माँ बाप पता किस चीज से खुश हो जाते हैं कि चलो 15 दिन लिए तो मान गया ना, कोई गल नहीं मैडम, कोई गल नहीं, मैंने पता है सुभा था, 15 दिन लिए मान गया, अगे आपे मान जाएगा हौली हौली, चलो हौली हौली चलन दो, हौली हौली। ऐसा नहीं होता। बाउंड्री सेट करना, प्रिसाइज मैसेज, क्लियर मैसेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन ही बी लाउड टू यू, हाउ कैन ही बी रूड टू यू, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने बच्चे को वो बाउंड्रीज क्रॉस करने दी है पास्ट में। जब पहली बार हमारे बच्चे ने हमें गुस्सा किया या एग्रेशन शो की या रूड बिहेवियर किया या गाली गलौज किया, तो हमने उस टाइम पे एक क्लियर मैसेज नहीं दिया। क्लियर मैसेज क्या होना चाहिए, लुक, ये जो तुम बोल रहे हो, ये जो तुम्हारा तरीका है, ये जो तुम्हारा लहजा है, ये हमारे घर में नहीं चलता है। हम क्या करते हैं, हम अगर गाली गलौज होती है, गुस्सा होता है, तो हम उल्टा फटाफट से रिवर्ट बैक करते हैं और एग्रेसिव होते हैं। कई बार तो हम पीटने भी लग पड़ते हैं और ज्यादा। वो नहीं चलेगा। क्या होएगा, आप वो एक गाली निकालेगा, आप 2 निकालोगे, अगली बार आप 4 निकालोगे, फिर आप 10 निकालोगे। जब आपकी तरफ से ज्यादा अग्रेशन आएगी या गुस्सा आएगा या गालियां आएंगी, वो कहेगा मैंने तो यही करना है, इससे जगह अपना काम करी जाओ, कोई गाल नहीं, जो मैं कर रहा हूँ मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। उसको ये मैसेज मिलेगा, अगर मैंने नशा कर लिया तो ठीक ही किया है ना, इन्होंने तो बदलना ही नहीं, इन्होंने तो मेरे बेइज्जती प्रोग्राम कर ही जाने हैं। When you will say this thing कि जैसे आप बिहेव कर रहे हो, मेरा दिल बहुत दुखा है इस बिहेवियर से, मुझे नहीं लगता कि बीइंग मदर मैं ये डिजर्व करती हूँ, या बीइंग वाइफ मैं ये डिजर्व करती हूँ कि आप ऐसा बोलो। प्यार मैं आपको बहुत करती हूँ, आप लव्ड वन हो हमारे, आपके बिना हमारा घर चलता नहीं है, आपकी एक एग्जिस्टेंस है, यू आर इम्पोर्टेंट टू आवर फैमिली, बट नॉट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। तो ये होता है हेल्दी बाउंड्री सेट करना। तो बाउंड्रीज इज ऑलवेज की दायरे बना के रखना। तो अगर वो दायरे क्रॉस हो रहे हैं तो इसका मतलब नुकसान पक्का है। मतलब अगर रोड पे भी
रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट बनी है तो वो एक बाउंड्री बनी है, वो जेब्रा क्रॉसिंग एक बाउंड्री बनी है। बट हमारे घर में बाउंड्रीज खत्म हो जाती, हम वो बाउंड्री क्रॉस करके दूसरे की इतनी मदद करते हैं, इतना ओवर कंपनसेट करते हैं कि फिर हम उसके साथ ही उसकी बीमारी में खुद बह जाते हैं। गए तो हम उसकी मदद करने थे, गए तो हम उसको सपोर्ट देने थे, बट क्योंकि हमारी बाउंड्री को इतनी फर्म नहीं थी, इतनी रिजिड नहीं थी, हमें पता ही नहीं था, तो हम हर जगह क्या कर रहे हैं, ओवरडू कर रहे हैं। ये जो चीजें हम करते हैं कि उसके लिए झूठ बोलना, उसकी बातों पे पर्दे डालना, उसकी बातों को छुपाना, इसका मतलब ये घर में हेल्दी बाउंड्रीज नहीं है। मतलब हम अपने लव्ड वन को मैरिड बेसिस पे तो डील कर ही नहीं रहे हैं, जो वो कर रहे हैं हम उसकी हाँ में हाँ, आउट ऑफ फेयर या आउट ऑफ लव हम करते जा रहे हैं। हमने कभी भी कॉन्सिक्वेंस नहीं दिया होता। आप बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी गाड़ी की चाबी उससे ले ली अपने लव्ड वन से क्योंकि उसने बिहेवियर अच्छा नहीं किया, या बाहर वो रैश ड्राइविंग करके आया है, या उसका एक्सीडेंट हुआ था, हमने कभी भी कॉन्सिक्वेंस नहीं दिया। हमने कभी भी उसको, देखो कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि अगर उसका एक्सीडेंट हुआ है या उसका रैश ड्राइविंग हुई है या कोई गाड़ी का नुकसान हुआ है, हम क्या करते हैं, फटाफट से गाड़ी ठीक करा देते हैं कि चल वो उसका मूड ना खराब हो जाए। हमने वो कॉन्सिक्वेंस नहीं दिया कि गाड़ी खराब है तो अभी खराब पड़ी हुई चाबी यहाँ रखो। ये कॉन्सिक्वेंस है क्योंकि आपने नशा किया था, नशे की वजह से ये बिहेवियर आया था। ऐसा कॉन्सिक्वेंस हमने कभी भी किसी चीज के लिए नहीं दिया हुआ। हमने हमेशा खलेरा समेटा है, हमने हमेशा उसकी प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश की है। ये जो प्रॉब्लम हमने फिक्स की, उसका मचाया खलेरा, जो उसके भुगतान हमने किए, इसका मतलब हमने बाउंड्रीज क्रॉस की हैं। और जब आप इलाज में आ रहे हैं, आपको एक पूरी लिस्ट मिलती है रेड स्टैंड्स की। अगर वो रेड स्टैंड्स, वो बाउंड्रीज नहीं मेंटेन होती तो वापस कौन आएगा? एक LOC क्यों बनी हुई है? ताकि इन्वेडर्स इधर इंडिया ना आ सके। तो हमारी बीमारी में अगर हम बाउंड्रीज नहीं मेंटेन करेंगे तो खतरा किससे है? बीमारी के वापस आने का। तो ये जो 33% में आपको अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, बिल्कुल करिए। और किस चीज से आपको पीछे हटना पड़ेगा, वहां से आप स्टेप बैक करिए। ये बाउंड्री है आपकी कि कितना आपने करना है और कितना नहीं करना है। देखिए, जब एक सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं, सपोर्ट का मतलब ही यही होता है कि किसी की चीज में उसकी मदद या एड करना। इस हॉल में आवाज आए तो ये माइक सपोर्ट कर रहा है, पर करना उस इंसान को खुद है। आपने सपोर्ट सिस्टम बनना है, आपने हेल्प प्रोवाइड करनी है, एड प्रोवाइड करनी है, ना कि उसके हिस्से का सारा काम आपने समेटना है या करना है। करना मैंने है, माइक सिर्फ सपोर्ट दे रहा है। उसी तरह लव्ड वन ने अपनी रिकवरी करनी है, आपने उसके लिए एक वैसाखी का काम करना है, स्टिक का काम करना है। जब तक वो नहीं सीखता तब तक आप उसको सपोर्ट दें, वो स्टिक दे। वो स्टिक आप है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, बट चलना उसको इस रास्ते पे खुद ही होगा। उसको उसके हिस्से की पेन खुद ही, उसको उसके हिस्से का डिस्कम्फर्ट खुद ही बेयर करना पड़ेगा। आप ना उसके हिस्से की रिकवरी कर सकते हैं, ना उसके इस हिस्से की पेन या डिस्कम्फर्ट को बेयर कर सकते हैं। उसको इस प्रोसेस से आप निकलने दीजिए, अपनी बाउंड्री में रहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं कि वो जरा सा कहता है कि मेरा यहाँ पे दिल नहीं लग रहा, हम अपनी बाउंड्री क्रॉस करके उसके दिल को फिक्स करने, उसके मूड को फिक्स करने में लग जाते हैं। बट क्या हुआ? आपने जितनी बार भी उसका मूड फिक्स करने की कोशिश की अनगिनत चीजों के साथ, क्या उसका मूड आप फिक्स कर पाए? नहीं। सो दैट मीन्स मेंटेनिंग बाउंड्रीज। व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई कैन नॉट डू। मैं क्या कर सकती हूँ प्रोग्राम के हिसाब से और मुझे क्या नहीं करना, वो आपको फर्मली सीखना पड़ेगा और उसको प्रैक्टिस में लाना होगा। सेटिंग बाउंड्रीज, दायरे बनाने पड़ेंगे। इसीलिए वो वर्ड बना है ईमानदार। ईमानदार का मतलब क्या होता है? दार मीन्स दायरे। किसके दायरे? सच के दायरे। अगर आप बीमारी के सच के दायरे में रहते हैं तो उसका इलाज मुमकिन है। अगर आप उन दायरों को ब्रेक करते हैं तो बीमारी वापस ही आएगी आपके घर में। सो दायरे, हर चीज में दायरे। कम्युनिकेशन का दायरा, ट्रीटमेंट का क्या दायरा, उसको नाइट आउट में जाने का दायरा, बाउंड्री है कि नहीं है। कॉफी का दायरा, कैफीन ले सकता है कि नहीं ले सकता। फॉलोअप्स एक दायरा, क्या स्ट्रक्चर है। हर चीज का एक स्ट्रक्चर, हर एक चीज का आपको एक प्रोग्राम मिलेगा जिससे आपने उस बाउंड्री के अंदर रह के उसको फॉलो करना है।
क्योंकि बाउंड्री के अंदर ही आप सेफ हैं। जैसे आपने बाउंड्री क्रॉस की तो खतरे की घंटी शुरू हो गई। इसके अलावा हमने ये देखना है कि हम सपोर्ट तभी कर सकते हैं जब हम अपनी सेल्फ केयर करते हैं। फोकसिंग ऑफ सेल्फ केयर। सेल्फ केयर का मतलब ये नहीं है कि अब आप तैयार व्यार हो रहे हैं, आप तैयार होके बाहर जा रहे हैं और घूम फिर रहे हैं। एक्चुअली तो हमने अपना सब कुछ ही निछावर किया होता है। हम अपना गुरुद्वारे मंदिर जाना भी निछावर कर देते हैं, हम अपना खाना पीना भी निछावर कर देते हैं कि हमारा बच्चा ठीक रहे। हमारा पूरा फोकस 24 आवर्स ध्यान अपने बच्चे की तरफ होता है या अपने लव्ड वन की तरफ होता है, उसमें हम अपनी केयर नहीं करते। कई बार हमने देखा है माएँ अपनी कंघी नहीं करती, माएँ नहाती बाद में है, पहले उसको देखना शुरू हो जाती है, या वाइफ्स या जो भी है। अपनी पर्सनल हाइजीन, अपनी ग्रूमिंग, अपनी सेल्फ केयर करने के साथ साथ अपनी इमोशंस का कभी हमने ध्यान रखा है? हमें कैसे थॉट्स आ रहे हैं, हमारा मूड कैसा हो रहा है, हमारा खुद का बिहेवियर कैसा होता है। हम अपनी इमोशंस को वैलिडेट नहीं करते। अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हम उसको वैलिडेट नहीं करते। अगर हमें डर लग रहा है, क्योंकि ना मोस्ट ऑफ द फैमिलीज फेयर ड्रिवन होती है। क्या डर होता है फैमिलीज को? किस चीज का? अपने लव्ड वन को खोने का डर होता है। ये डर इतना ज्यादा हावी होता है हम पे कि उसकी वजह से हमारी खुद की बेचैनी, एंजाइटी इतनी ज्यादा बड़ी होती है, हमें खुद ही नहीं पता लग रहा होता है कि हम क्या कर रहे हैं। हमने बहुत बार ही देखा है, हमें कई बार फैमिलीज भी बताती है कि पूरी पूरी रात चेक करना कि मेरे बच्चे के सांस चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, उसको सांस आ रही है कि नहीं आ रही, वो इतनी स्नोरिंग क्यों कर रहा है, उसको साइड दिलानी, उसका ध्यान रखना। कई बार तो एम्बैरसिंग मूवमेंट्स होते हैं जिसमें इनकंटिनेंस हो जाती है, यूरिन की या वॉमिट हो जाती है, पेशेंट को पता ही नहीं होता, वो बेहोशी में होता है और उसको चेंज कर देना फटाफट से कि उसको सर्दी ना लग जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। हमारी इमोशंस कहाँ है? हमने अपनी इमोशंस को कहाँ वैलिडेट किया? हमें जो पेन हो रही है, जो हमें तकलीफ से गुजर रहे हैं अपने बच्चे को या अपने लव्ड वन को, अपने हस्बैंड को या अपने भाई को ऐसे देखते हुए, हमने क्या किसी से शेयर किया कि मुझे तो इतनी नेगेटिव थॉट्स आती हैं, मुझे दिन में इतनी नेगेटिव थॉट्स आती हैं, वो मुझे इतनी बेचैनी करती है कि मेरे से टिकाई नहीं होती, मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है, मेरे से बैठा नहीं जाता, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे नींद नहीं आती, सारी सारी रात मैं जागती रहती हूँ। सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश। आप सब जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, अगर किसी को कोई भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं और लगातार रहते हैं, या आपको लगता है कि आपका मूड परसिस्टेंटली लो रह रहा है, बिना किसी वजह से कई बारी उदासी चल रही है, आपको ये पता है कि आपके लव्ड वन यहाँ है और ट्रीटमेंट में है, फिर भी आपका मन डर रहा है या लो लग रहा है आपको, तो यू शुड कम फॉरवर्ड टू सीक हेल्प। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी सेल्फ केयर करना इज इम्पोर्टेंट। सो दैट मीन्स कि फिजिकल बाउंड्रीज, मतलब स्लिपरी फ्रेंड्स, स्लिपरी प्लेसेस, स्लिपरी टाइम पे नहीं जाना, वो फिजिकल बाउंड्री के अलावा जब हम सेल्फ केयर करेंगे तो हमें अपनी एक इमोशनल बाउंड्री, मेंटल बाउंड्री का भी ध्यान रखना होगा। दैट इंक्लूड्स आवर सेल्फ केयर, कि मेरे अंदर जो हमेशा सोच, कांस्टेंट जो वरी, जो कांस्टेंट ऑब्सेशन उसको लेके अपने लव्ड वन को चलती है, दैट मीन्स कि उसके लिए भी एक बाउंड्री मुझे उसकी टेक केयर करनी पड़ेगी, अपनी सोचों की टेक केयर करनी पड़ेगी। ये जो कांस्टेंट जो डर में, शर्मिंदगी में, एंजाइटी में, फेयर में मैं रह रही हूँ, मुझे अपने इमोशंस की भी टेक केयर करनी पड़ेगी। सेल्फ केयर का मतलब वो छोटी चीज है, आपने अपनी पर्सनल ग्रूमिंग, अपने हाइजीन पे काम करना शुरू कर दिया, नंबर 1 वेरी गुड, कि वो आपका एक बेसिक स्टेप है। बट आगे प्रोग्राम क्या कह रहे हैं कि आप अपार्ट फ्रॉम योर दिस लाइक अपनी पर्सनल ग्रूमिंग, पर्सनल सेल्फ केयर के बियॉन्ड किसकी सेल्फ केयर करेंगे? अपनी सोचों की, अपने इमोशंस की। आपसे नहीं हैंडल हो रहे तो फिर वापस जाए, सीक हेल्प, सीक सपोर्ट। अगर मैं कांस्टेंट वरी में हूँ, कांस्टेंट एंजाइटी में हूँ, कांस्टेंट हमेशा डर में रह रही हूँ, सो दैट मीन्स मैं अपनी सेल्फ केयर नहीं कर पा रही। तो सेल्फ केयर का मतलब यहाँ पे हमारे खाने पीने, हमारे सोने, हमारी सोचें, हम कैसा महसूस कर रहे हैं, उसके पूरा का पूरा दायरे में आपको अपनी टेक केयर करनी है कि क्या ये सारी चीजें मैं कर पा रही हूँ। मैंने भी खाना नहीं खाया, मेरी नींदें बिल्कुल खराब हैं, तो इसका मतलब कहाँ से शुरुआत होगी? मुझे एक इमोशनल बाउंड्री लगानी पड़ेगी।
एक मेंटल बाउंड्री कि हाँ ये जो सोच चलती रहती है हर टाइम पे, एक बाउंड्री, क्योंकि मेरी सेल्फ केयर भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितना आप अपनी सेल्फ केयर करेंगे, ये बाउंड्री सेट करेंगे, उतना आपकी लाइफ मैनेज होगी। ये बाउंड्रीज टूटी तो आपकी लाइफ बिल्कुल अनमैनेजेबल है। अब वापस हमने मैनेजेबिलिटी की तरफ जाना है, तो इसका मतलब दायरे बनाने पड़ेंगे। मुझसे नहीं हो पा रहा तो मैं अपनी शर्म से निकलूं और मदद मांगू। बीमारी है, मैं क्यों छुपा रही हूं, मैं क्यों नहीं एक डॉक्टर से जाके मदद मांग रही, मैं उस बात को क्यों अपने अंदर हमेशा रख रही हूं जो मुझे दर्द दे रही है। मैं जाके क्यों नहीं अपने उन 4 रिश्तेदारों को बताती जो मेरी मदद कर सकते हैं और करते हैं। बात ये नहीं हम करें कि बात को आप ढिंडोरा पीटे, पर हर एक फैमिली में 2 या 3 लोग तो होंगे जो आपकी मदद कर सकते हैं। तो क्या मैं अपने उन थॉट्स को उनके साथ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि शायद कोई सजेस्ट कर दे। कई बार तो ये होता है बात करते करते कोई रेफर कर देता है, यार फलाने डॉक्टर के पास जाना, बट हमने हमेशा बात को छुपाया, इसलिए हमने बीमारी को हमेशा बढ़ाया। सो फिजिकल बाउंड्री, इमोशनल बाउंड्री, मेंटल बाउंड्री, सोशल बाउंड्री, किन लोगों के पास बैठना है उसकी भी टेक केयर करनी पड़ेगी आपको। सेल्फ केयर में आप उन लोगों के साथ डिस्कस कर रही हैं जिनके घर में ये बीमारी नहीं है, वो आपको सलाह देते हैं कि बस अब आप हॉस्पिटल जोगे ही रह गए, कितनी देर दवाइयां चलेंगी। सिर्फ आप उनसे पूछिए उनके घर में ये बीमारी है, उन्होंने वो संताप हंडाया जो आप जिससे निकल रहे हैं। सो इसका मतलब सोशल बाउंड्री, किन रिश्तेदारों को आप बता सकते हैं और किन के साथ शेयर कर सकते हैं, आपको उसकी भी टेक केयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें इकट्ठी चलेंगी। अगर आप उन लोगों के पास जाते हैं जी वो कहते हैं कि ले हम दवाई चली जाएगी, दैट उनको नहीं पता डिसऑर्डर क्या है, उनको नहीं पता एडिक्शन क्या है, तो वो आपको किस तरह की बेसिस पे सलाह देंगे, क्योंकि हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सो दैट मीन्स उसकी टेक केयर करना। राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, राइट एनवायरनमेंट क्या है जिससे मैं नॉलेज सीख कर रही हूँ, वो सोर्स ठीक भी है कि नहीं है। जैसे मैम ने कहा, जैसे हमारे लव्ड वंस के स्लिपरी प्लेसेस, स्लिपरी फ्रेंड्स होते हैं ना, ऐसे ही हमारे पास भी जैसे सोशल बाउंड्रीज होती है, ऐसे हमारे भी स्लिपरी फ्रेंड्स और स्लिपरी पर्संस होते हैं। अगर हम उन लोगों के पास जाएंगे जो सपोर्ट ही नहीं कर रहे हमें, अगर उन लोगों को जिनको पता ही नहीं है कि नशा एक बीमारी है, आई थिंक जितने हम लोग यहाँ बैठे हुए हमें भी नहीं पता था यहाँ आने से पहले, हमें भी यही लगता था आदत है, लत है, ये बस हमें तंग करने के लिए कर रहा है, ये तो अपने मजे में है, ये मजे ले रहा है, पैसे उड़ा रहा है और हमें तंग कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, हमारी बेइज्जती कर दी है। जब हमें ही नहीं पता तो बाकी सोसाइटी में लोगों को कैसे पता होएगा। तो इट इज आवर चॉइस कि हमने कौन सी बाउंड्रीज रखनी है। अगर आपको कोई चाचा, मामा, ताया, रिश्तेदार कोई कहता है ऐसी बात कि भाई कितना इलाज कराई जा रहा है, बस करो अब, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू नीड टू से, यू नीड टू टेल कि भाई हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों इलाज करा रहे हैं, हमने इसको हंडाया है, हमने देखा है कितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं। और मैनेजेबिलिटी में वापस आने के लिए जैसे आपको बताया, जब आप सेल्फ केयर करनी शुरू करेंगे, अपने मूड, थॉट्स, इमोशंस का ध्यान रखेंगे, जो अनमैनेजेबिलिटी बनी हुई थी, जो हम भाग रहे थे, एक्चुअली ना हम भाग रहे थे, हम इस लड़ाई में सिर्फ भाग रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। सुबह से लेकर रात तक हमारा सिर्फ भागना लगा हुआ था, चाहे हम पेरेंट्स हैं, चाहे हम वाइफ हैं, चाहे हम डॉटर हैं, चाहे हम बहन हैं, हम बस कहीं ना कहीं भाग दौड़ में लगे हुए थे कि क्या ऐसा किया जाए कि हमारा लव्ड वन ठीक हो जाए। उसमें इतनी अनमैनेजेबिलिटी थी, जैसे बताया हमारा खुद का रूटीन खराब हो रहा था। हमारे पास बहुत सारे बहनें या भाई आके बताते हैं कि हमारी पढ़ाइयाँ खराब हो गई हैं, हमारा फोकस ही नहीं लगता। मैम कहने को तो हम लगता है कि हम बड़े खुश हैं, वी आर ओके इन आवर लाइफ्स, बट हमारा एक्चुअली फोकस नहीं लगता पढ़ाई में, क्योंकि सारा ध्यान लगा रहता है कि मेरा भाई पता नहीं क्या कर रहा होगा, अब क्या नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, अब मोहल्ले में बेइज्जती हो जाएगी, अब आज वो नशा करके गिर ना जाए, उसको कुछ हो ना जाए। तो जैसे मैम इज सेइंग कि घर में 5 बंदे या 10 बंदे, कुछ ना कुछ चली जा रहा है दिमाग में, कोई ना कोई थॉट्स चली जा रहे हैं, वो फेयर चली जा रहा है कहीं ना कहीं, जो हमें अनमैनेजेबिलिटी की तरफ लेके जाता है। अब मैनेजेबिलिटी में पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं कर क्या रही हूं, मैं ये जो भाग रही हूं या भाग रहा हूं, मैं ठीक भाग रहा हूं, एम आई गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, कि मुझे डायरेक्शन चाहिए, कि मुझे कोई हेल्प सीख करनी है, मैं पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी ले जा रहा हूं हर चीज की,
उसके खर्चे से लेके बच्चों को तक लेके सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है। और कई बार फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो आउट परफॉर्म करते हैं। हमने कई बार देखा है कि बहुएं आके बताती है कि माय हस्बैंड इज इनटू एडिक्शन बट माय पेरेंट्स, माय इन-लॉज, दे आर जेम ऑफ द पीपल। उन्होंने किसी चीज के लिए मुझे कभी दुखी नहीं होने दिया, वो मेरे माँ बाप के बराबर है, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है। तो कई बार फैमिली को इतना आउट परफॉर्म करना पड़ता है अपने बच्चे की बीमारी को ढकने के लिए, कह सकते हैं। वो करते भी हैं, दिल से भी करते हैं, तो कई बार थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है हमें कि बच्चे को दुख ना हो जाए कहीं, उसको हम किसी तरीके से मोल्ड कर ले या समझा ले या कर ले। तो हम ये देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पेशेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको बताएं कि भाई ये तुम्हारा काम है, ये तुम ही करोगे। बच्चों को नहलाना है, बच्चों को स्कूल लेके जाना है, बच्चों को पढ़ाना है, कुछ भी छोटे मोटे जो काम है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप करेंगे। आप भी थक जाएंगे फिर कर करके। वो एग्जॉस्टिंग वाली स्टेज आने से पहले हम देखें, हम अपनी पूरी फैमिली में शेयर करें कि ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, ये आप लीजिए, ये आप लीजिए। और शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब करेंगे तो मैनेजेबिलिटी अपने आप आनी शुरू हो जाएगी और हम एक प्रॉपर ग्रोथ की तरफ जाएंगे। So taking responsibility and delegating, जिम्मेवारी उठाना और जिम्मेवारी को बांटना। हमने अब तक क्या किया था, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, बट अब हम रोल को सेग्रीगेट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, हम डेलीगेट कर रहे हैं। 20% आई विल डू इट, 20% यू विल डू इट, 20% बहन करेगी, 20% मदर फादर। दैट मीन्स कि वो 100% को हम अगर 20% में डाल दें तो सबका सफर आसान, सबकी थकान कम और सबका सीखने का जज्बा भी, क्योंकि रिजल्ट्स छोटे गोल में आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना और देना अपनी फैमिली में कि भाई ये वाला आप हिस्सा इसकी आप टेक केयर कर लेना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठा लेती हूँ। जो वन मैन शो है दैट नीड्स टू गो, कि मैं कर लूंगी, क्योंकि आप सुपर ह्यूमन बीइंग मदर, जस्ट सुपर ह्यूमन बीइंग आप फादर नहीं है। ये जो इल्यूजन है सुपर वुमेन का, जस्ट सुपर वुमेन एज अ वाइफ, मैं ठीक कर लूंगी, इट हैज टू गो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ओनरशिप लेनी और किसी को ओनरशिप देनी, मतलब सबको साथ लेके चलना, तो ही विन विन डील घर पे आ सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हैं, आपकी फर्स्ट मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपको अपनी लाइफ, वो जो फोकस सिर्फ इनके ऊपर है, वो फोकस हटा के फोकस कहाँ पे लेके आना है, अपनी तरफ। दैट इज योर नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोग्राम आपको पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दे रहा है कि भाई थक गए हो, 2 मिनट अब वहां से ध्यान हटा के ध्यान अपने ऊपर ले आओ। अपने ऊपर का मतलब अपने खाने पीने सोने का प्लीज पहले टेक केयर करना शुरू कर दो। इट इज फर्स्ट प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी अपने लिए है। तुम्हारी अपने लिए भी तो कोई जिम्मेवारी है, वो क्यों नहीं कर रही? बाकी तुम सारी जिम्मेवारियां उठा रही हो, एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ वर्कर, एज अ सोसाइटी में आप कोई रिश्तेदार हैं, एज अ रिलेटिव, बाकी सारी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहे हो। बट व्हेन इट कम्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सेल्फ, मैंने अपने लिए क्या किया? अपने को तो मैंने एक्नॉलेज ही नहीं किया, अपने को तो मैंने हमेशा सैक्रिफाइस न्यौछावर किया है उसके लिए, क्योंकि उसकी बीमारी इस तरह से है। देखिए बीमारी क्या है, आप हाथ में पानी लेके अगर जाएंगे और इस मुट्ठी को बंद करेंगे तो पानी रहेगा कि पानी निकल जाएगा? तो उसी तरह हम क्या कर रहे होते हैं कि इस बीमारी को अपने हाथ में लेकर घूम रहे होते हैं कि हम इसको काबू कर लेंगे, हम इनको कंट्रोल कर लेंगे। ये काबू में नहीं आएगा पानी इस मुट्ठी में। लेट गो करना सीखिए। आपका क्या काम है, आपका 33% क्या है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, उस पे आप अपने आप को डालिए, उसको आप मतलब वो आप एफर्ट्स लगाएंगे, वो 20% आप करेंगे तो आपको रिजल्ट्स 80% दिखने वाले हैं। तो आपने क्या किया, आपने 100% डाला, रिजल्ट आया 0। तो हम अब कह रहे हैं कि आप 20% रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना शुरू करिए, क्योंकि जो आप 20% आप करेंगे, इनको देंगे, साथ वाले को देंगे, तो वो रिजल्ट क्या देगा, 80%। तो 20-80 का रूल ये कहता है।
सो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सेल्फ, मैं बीमारी को समझूं, मैं अपने आप को मैनेज करूं, फिर इसकी तरफ आऊं कि मैं लेकर क्यों आई थी, इसको हुआ क्या है। ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप घर से तो ले आए, आपने कुछ साइन सिम्टम्स देखे, आपने उनके उन चक्कर में उनको यहाँ पे ला दिया, पर उसकी बीमारी एक्चुअल में है क्या, क्या उसके बारे में मैंने अबंडेंट नॉलेज इकट्ठी की, मैंने उस बीमारी के बारे में पूरी अवेयरनेस ली, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दिस इज योर मेजर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो तब आएगा जब आप अपनी लाइफ को मैनेज करना सीखेंगे। अगर आप परेशान हैं, अंदर हलचल में है, तो कोई इंसान जिम्मेवारी उठा सकता है जो अंदर परेशान है? तो टर्बुलेंस से बाहर निकलिए। जब फैमिली में ना एक छोटा बच्चा होता है और आप लंबे सफर पे जाते हैं और आपको बहुत देर चलना पड़ता है, 1 साल का बच्चा है और आप 4-5 लोग जाते हैं फैमिली मेंबर्स, तो क्या करते हैं? सिर्फ मम्मी बच्चे को उठाती है कि क्या करते हैं? सब बारी बारी, मैं अभी देख रही हूँ कितने सारे ना बच्चे हैं यहाँ पे, सब बारी बारी उठा रहे हैं, फादर भी उठा रहे हैं, बाकी लोग भी उठा रहे हैं। तो ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बारी बारी करना, ना कि सिर्फ एक ही बंदे पे पूरा भार डाल देना और मैं कर लूंगा, ये नहीं हो सकता। मैनेजेबिलिटी तब आएगी जब हम डिवाइड करेंगे, रोल्स डिफाइन करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे। होपफुली आज का जो हमारा टॉपिक था, हमने बहुत सिंप्लीफाई करके आपको बताया। आप में से किसी का कोई सवाल, आज के इस टॉपिक में कुछ नहीं समझ आया, या वैसे कोई जनरल कोई सवाल है, कुछ मेडिसिन को लेके, कुछ पेशेंट्स को लेके, कुछ भी आपने पूछना है, एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच।